Okay, the recording is started. So, hello everyone, myself Jayashree Gupta, and you might know me. मैंने अभी last term 2 में stats भी भराया था for the term 1 pre-test के लिए, and along with it, I'm also pod leader of pod 17, and I'm compatible to teach you accounts क्योंकि मैंने 12th class में 11 12th में accounts पढ़ी हुई है, and I'm also doing a dual degree from DU in BCom honors. So from there also I've studied accounts 2 3 times. Okay, so yeah, that makes me eligible to teach you guys about accounts. And जो अभी मैं start करें वो बहुत ही basic है. अगर आपने पहले से accounts 11th या 12th में study की होगी तो you will find it very easy. Otherwise, if not, then also we are doing it. और बहुत आराम से आपको समझ में आएगा. ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज स्पीक बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी द स्क्रीन, तो मुझे पता नहीं चलेगा. सो डोंट टाइप रेदर देन इट स्पीक. यू कैन स्टॉप मी एनी टाइम एंड आस्क योर डाउट. दैट वर्क्स. Guys, does that work? Yes, Judge. Okay. So let me put the screen there. Okay. It is still on the. Yeah. Okay. So starting module 1 and 2 हम दोनों कवर करेंगे क्योंकि module 1 is mostly about the theory. अकाउंट्स में थ्योरी उतनी आती नहीं है. इट्स जस्ट हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अकाउंट्स की थ्योरी में आता क्या है. दैट्स ऑल. एंड फर्स्ट एंड सेकंड मॉड्यूल टॉक्स अबाउट मोस्टली थ्योरी एंड देन कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो हम लास्ट में करेंगे. हम एक क्वेश्चन बैलेंस शीट, एक क्वेश्चन इनकम स्टेटमेंट और एक क्वेश्चन कैश फ्लो का भी करेंगे. ओके, सो स्टार्टिंग विद अकाउंट्स. अकाउंट्स इज लाइक योर गर्लफ्रेंड. वाई इज इट? तो क्योंकि अकाउंट्स नीड अ डिटेल अटेंशन. आप उसमें ऊपर से रफली नहीं जा सकते हो कि हाँ दिस इज व्हाट रिटर्न इज एंड वी कैन गो अकॉर्डिंग टू इट. नो, यू कैन डू दैट. आपको बहुत डिटेल अटेंशन से जाना रहता है कि हाँ क्या पढ़ाया जा रहा है या फिर क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है. तो यू हैव टू गो थ्रू इट. एंड अकाउंट्स नीड कंसिस्टेंसी. जैसे हर गर्लफ्रेंड कहती है कि नो, I don't fall for your words. I need your actions and I need a consistent action. Similarly, accounts also need practice. मैं आपको कितना भी बता दूं, even not me, even the top-notch CAs or the professors can teach you whatever knowledge they have. But जब तक आप practice नहीं करोगे, आपको नहीं समझ में आएगा. So please make sure you are practicing with the while understanding the concepts. Third, action over words. It's like practice over theory. Theory is nothing in अकाउंट्स. आप अगर थ्योरी नहीं भी पढ़ते हो तो भी आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की, तो यू विल गेट द थिंग कि हाँ ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है. ओके, तो फर्स्टली व्हाई वी नीड अकाउंट. अकाउंटिंग टेल्स अ बिजनेसमैन कि इट्स नॉट ओनली अबाउट परचेजिंग एंड सेलिंग. जैसे बिजनेसमैन कैन डू द वर्क लाइक दिस के हाँ कुछ खरीदा कुछ बेच दिया, बट दैट डजंट हाउ बिजनेस ऑपरेट. हमें जानना होता है कि हम प्रॉफिट कर रहे हैं कि हम लॉस कर रहे हैं. आर देयर आर डेब्ट गोइंग ऑन विथ अस, हम कितना रेवेन्यू कर रहे हैं. हमें एक असेसमेंट चाहिए रहता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. राइट, फॉर दैट वी नीड अकाउंटिंग. आर वी क्लियर टिल नाउ? Yes, Jayashree. Yes, yes. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग का पर्पस सबसे पहला होता है रिकॉर्डिंग दी ट्रांजेक्शन. सी वी आर ह्यूमन, हमें हमेशा याद नहीं रहता. मुझसे कोई पूछे कि यार तूने कल 100 रुपए खर्च किए थे, कहाँ किए, आई डोंट रिमेम्बर. मुझे कल का याद नहीं है. बिजनेस में हजारों ट्रांजेक्शन होते हैं एक दिन में. कम से कम नो मैटर कितना भी छोटा कितना भी बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, 10 से 15 ट्रांजेक्शन होते हैं. यू कांट रिमेम्बर एवरीथिंग एवरी टाइम. सो यू हैव टू रिकॉर्ड. एंड जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तो हाउ यू विल एनालाइज एंड समराइज और come at any conclusion. So firstly, the purpose of accounting is to record transaction. हम हर एक accounting transaction हर एक transaction को record करते हैं. Second is summarizing them. एक transaction का बार बार लिखना या फिर एक प्रकार के सारे transaction होना, you can't get anything out of it. तो मैं उन्हें summarize करना आना चाहिए कि हाँ ठीक है, we have sold something, हमारे पास एक product है. Let's say product A हमारे पास है. We have sold it around 100 times. We are not going to see that single 100 transactions all the times ना. वो हमें कुछ कंक्लूजन देंगे बट हम उन्हें बार बार नहीं देख सकते. तो वी नीड टू समराइज. अगर वो सपोज करो 100 आइटम्स हमने बेचे, देवर अमाउंट 10 रुपए उनकी प्राइस थी, तो वी हैव टू जस्ट समराइज देम कि हाँ हमने 1000 रुपए की सेल्स की है. राइट, वी डोंट हैव टू सी गो एवरी टाइम. हम वापस हर ट्रांजेक्शन पे नहीं जा रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है. नहीं, वी आर जस्ट समराइजिंग इट कि हाँ 1000 रुपए की सेल्स हुई है एंड वी आर गोइंग विद इट. ओके, एंड देन देयर कम्स द फाइनल स्टेटमेंट. फाइनल स्टेटमेंट में होता है पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो. पीएनएल अकाउंट सिंपल में कहता है कितना कमाया कितना लगाया,
how much did you earn and how much did you put in it. ओके, P&L अकाउंट हमेशा यही बताता है कि आपने जितना अमाउंट लगाया उसके बदले आपको कितना मनी प्राप्त हुआ है. ओके, बैलेंस शीट इज सेइंग नो योर वर्ड. कहाँ पे खड़े हो आप? आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया, कल मेरी वैल्यू थी, मेरे फॉर्म की वैल्यू थी 1 लाख, इस साल मेरे फॉर्म की वैल्यू है 1,20,000. ये कैसे मालूम चलता है व्हाट इज योर वर्थ ऑफ द फर्म राइट नाउ? ये आपको बैलेंस शीट बताती है कि आप आज किस पोजीशन पे खड़े हुए हो. ओके, एंड देन देयर इज अ कैश फ्लो. कैश फ्लो बताता है कि दैट मनी जिसके लिए तुम ये पूरा बिजनेस कर रहे हो कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है, कहाँ से आता है एंड कहाँ जाता है. क्लियर? Okay, so moving forward, there are 5 types of business forms. पहला होता है sole proprietorship. Sole proprietorship में क्या होता है? One owner होता है, एक ही ओनर है, एक ही बिजनेस ओनर है, वही सारा बिजनेस चलाता है. एंड देयर आर टू थिंग्स. ओके, लीगली यानी कि इन द आइज ऑफ कोर्ट बिजनेस इज इक्वल टू द ओनर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग टर्म्स बिजनेस इज नॉट इक्वल टू ओनर. अकाउंटिंग टर्म में कभी भी बिजनेस नॉट इक्वल टू ओनर होता है, बट लीगली इन दी आइज ऑफ लॉ बिजनेस इक्वल टू ओनर. यानी कि एक ओनर होता है, लीगली वो बिजनेस इक्वल टू ओनर होता है, तो देयर इज हाई रिस्क एंड कोई भी इस रिस्क को शेयर नहीं करता है. ओनली द ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लॉसेस हैपनिंग इन द बिजनेस. ओके, सेकेंडली होता है पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट मैक्सिमम कैन बी सम अमाउंट. आई थिंक सो इट्स 50. मैं बहुत गलत भी हो सकती हूँ इस अमाउंट में. आई एम नॉट डैम श्योर अबाउट इट. लेट मी चेक इट मिनट. हाँ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप इज 50. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये है. ओके, आपके जब पार्टनर्स होते हैं तो सपोज करो फिर आपका एक पार्टनरशिप रेशो आ जाता है. सपोज करो नॉर्मली अगर कुछ भी नहीं है डील में, देयर इज अ पार्टनरशिप रेशो ऑफ 1:1. यानी कि अगर आपने 100 रुपए कमाए हैं तो 50 आपके पार्टनर ए का एंड 50 आपके पार्टनर बी का. एट द सेम प्लेस अगर आपका लॉस हुआ है 100 रुपए का तो 50 उसमें से पे करेगा ए, -50 will be paid by A and -50 will be paid by B. Okay, but if your ratio is like 3:2, ठीक है, if your ratio is 3:2, 3:2 हमें ये बताता है कि if we divide 100 in the 3:2, तो that is around 60-40. यानी कि 60 is the earning of partner A and 40 is the earning of partner B. तो ये पार्टनरशिप रेशो होता है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट एक पार्टनर को मिलेगा, कितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट दूसरे पार्टनर को मिलेगा. ओके, और आपके अगर पार्टनर्स ज्यादा होते तो आप इस रेशो को बढ़ा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इन 3 पार्टनर्स इट कैन बी 3:2:1 और 4:5:3, वट एवर इट कैन बी. देन आती है LLP. LLP इज सिमिलर टू पार्टनरशिप. इसमें जब डिफरेंस ये होता है कि LLP इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में ये हो जाता है कि जैसे हमने ऊपर देखा, जो हमारा सोल प्रोप्राइटर था उसका हाई रिस्क होता है. यानी कि जितना भी लॉस हुआ है, अगर लॉस 10,000 का हुआ है, ओके, तो वो सोल प्रोप्राइटर का है. अगर लॉस 1 लाख का हुआ है तो भी वो बियर करेगा सोल प्रोप्राइटर. द सेम थिंग हैपेंस इन द पार्टनरशिप ऑल्सो. ठीक है, कि अगर 10,000 का लॉस हुआ है तो दोनों पार्टनर मिलकर 5,000 उसको बियर करेंगे. अगर 1 लाख का हुआ है तो 50,000 बियर करेंगे. ओके, और वॉट एवर उनका जो भी प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो होगा उस रेशो में उसे शेयर करेंगे. LLP में क्या होता है, नहीं, हम इतने बेवकूफ नहीं है कि एक पार्टनर की गलती की वजह से हम सारे पार्टनर्स जितने भी हैं वो भुगते. तो LLP कहते हैं कि भैया मैं ऐसा काम नहीं करूंगा. मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा ना इसका आपकी जो ये हमारी LLP है इसमें मैंने बोला था कि मैं डालूंगा 50,000. ठीक है, तो अगर आपका 50,000 तक का लोन या फिर लॉस रिकवर हो रहा है मेरे इस पैसे देने से तो मैं उतना करने को तैयार. इट्स लाइक, लेट्स टेक एन एग्जांपल. A and B are those two partners and they got in a LLP. ठीक है, A ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया बिना B की जानकारी के या फिर B के डिसएग्रीमेंट से कि डेट वाज अराउंड 5 लाख का. ठीक है, एंड इसमें ये मिसरेबली फेल हो गए. ठीक है,
अब इनको 5 लाख पे करने सी को। सी से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक कॉन्ट्रैक्टेड सी, ठीक है। तो अब सी को इन्हें पे करने हैं 5 लाख। अब बी इज लाइक कि नहीं यार, मेरे पास 5 लाख नहीं है, एक काम करो, जब हमने ये एलएलपी स्टार्ट की थी तो हमने 1 लाख रुपए लगाने की बात की थी। 1 लाख ये लगाएगा, 1 लाख बी लगाएगा, करेक्ट। मैंने उसमें से अभी तुम्हें 20,000 दे दिए, ठीक है। अब मैं बाकी के जो ये 20,000 वो दे चुका है, बाकी के बचे हैं 80,000। बी इज लाइक कि मैं वो 80,000 और दूंगा, मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द अमाउंट ऑफ द कैपिटल विच आई हैव पुट इन, ठीक है, और विच आई हैव एग्रीड टू पुट। ये 1 लाख रुपए वॉज द अमाउंट ऑन विच बी एग्रीड टू पुट इन द फॉर्म, ठीक है। उसमें से उसने 20,000 दे दिए थे, तो अब उसका कहना ये है कि अंडर लिमिटेड एलएलपी वो सिर्फ 80,000 पे करेगा आउट ऑफ द 5 लाख का जो उन्हें लॉस हुआ है। आर वी क्लियर विद दिस? Yes, yes. ओके, ठीक। तो मूविंग फॉरवर्ड, ये एलएलपी था। अब एलएलपी को अगर और फॉर्मलाइज्ड कर दे और इसमें और ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स ले आए तो वो बन जाती है कंपनी। कंपनी एवरीवन नोज, कंपनी में होता है शेयर्स का काम। कंपनी में एक शेयर्स की वैल्यू होती है, एक फेस वैल्यू होती है या फिर एक मार्केट वैल्यू होती है, जिसपे आप शेयर्स खरीदते हो। हर शेयर होल्डर के पास कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स होते हैं और वो उसी अमाउंट ऑफ शेयर के लिए लायबल होता है। एग्जाम्पल, एक कंपनी थी, उसने 100 शेयर्स निकाले with a prize money of 20 rupees per share, okay, per share उन्होंने ये प्राइस निकाला, ठीक है। इफ आई एम गोइंग टू परचेज 10 shares of that company, तो आई एम ओनली लायबल फॉर 200 रुपीज, ठीक है। यानी कि कंपनी को मुझे सिर्फ 200 रुपए देने हैं, उसके ऊपर जो भी लॉस होगा मैं उसके जिम्मेदार नहीं हूँ, वो कंपनी खुद का देगी, ठीक है। दैट इज कंपनी मींस लाइक व्हेन यू फॉर्मलाइज एलएलपी इन अ मोर फॉर्मल वे, व्हेन यू लिस्ट इट, व्हेन यू इंक्रीज द नंबर ऑफ व्हाट वी से नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स इन इट, देन इट बिकम्स अ कंपनी एंड कंपनी वर्क्स ओवर द शेयर। जैसे हमारा पार्टनरशिप और एलएलपी में पार्टनरशिप रेशो होता है, वैसे ही कंपनी में शेयर्स होते हैं। आर वी क्लियर विद दैट फैक्ट? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नाउ दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती हैं? एक तो मैंने बहुत ज्यादा दी जगह दे दी है यहाँ पे। कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम नीचे ले आते हैं, एक मिनट। हम्म ओके, सो cooperative societies क्या करती हैं? cooperative societies is like something which was introduced mostly in farmer places। तो क्या होता है, जैसे एक फार्मर है F1, एक फार्मर है F2, एक फार्मर है F3। ये क्या करते हैं, इन तीनों ने अपने यहाँ ग्रेन्स उगाए, ओके। इस लाइक सपोज कर इसने उगाए हैं अराउंड अराउंड 50%, उसमें लाइक 50 kg, 20 kg एंड 30 kg, ठीक है। तो क्या होता था ना, जो मार्केटर्स होते थे वो क्या करते थे, जब ये अलग अलग जाते थे लेने, तो बहुत बार ऐसा होता था कि जो F1 को है, सिंस उसके पास क्वांटिटी ज्यादा है, तो वो उससे ले लेते थे कम प्राइस पे, उसको प्राइस लगता था कम क्योंकि उसके पास क्वांटिटी ज्यादा है। F2 जाता था, F2 के पास क्वांटिटी सबसे कम है, तो उससे प्राइस ज्यादा चार्ज कर लेते थे, ओके, क्योंकि क्वांटिटी सबसे कम है, एक मिनट, या क्वांटिटी सबसे कम है तो उससे प्राइस ज्यादा चार्ज कर लेते थे। व्हाई दिस हैपेंस? क्योंकि जब आपके पास क्वांटिटी कम होती है तो आपकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है, ओके। तो इन्होंने क्या सोचा कि यार अलग अलग हम जाते हैं तो ये हमें डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है। सपोज कर इसको ₹20 में खरीदा होगा तो उससे ₹25 से खरीदा, इसमें F2 का नुकसान हो गया, ओके। तो व्हाट दे डिसाइडेड टू डू कि हम एक साथ जाएंगे, हम एज अ F1 F2 F3 नहीं जाएंगे, हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर जाते हैं, सोसाइटी ऑफ फार्मर जाते हैं जिनके पास 100 kg ऑफ ग्रेन्स है, ठीक है, एंड यू आर गोइंग फॉर अ मार्केटर विद दिस। तो अब मार्केटर एक रेट लगाएगा एंड दे हैव अ मोर बार्गेनिंग पावर, क्योंकि अब मार्केटर के पास ये नहीं है कि हाँ भाई 50 इससे ले लेंगे, हम 20 इससे ले लेंगे। उसके पास डायरेक्ट जो पूरा होलसेल का सप्लाई है दैट इज ऑफ 100 kg, दे ऑल आर कमिंग टुगेदर, एंड मार्केटर अब यहाँ पे खुद प्राइस नहीं सेट कर सकता है, ही हैज टू बार्गेन, ही हैज टू नेगोशिएट नाउ विद द फार्मर्स। तो यहाँ पे ये फेयर हो जाता है फार्मर्स के लिए टू नेगोशिएट विद द फार्मर्स। तो यहाँ पे फार्मर्स के लिए ये फेयर हो जाता है कि हाँ दे आर गेटिंग अ चांस टू कीप देयर वॉइस। तो दैट इज व्हाट समथिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कॉल्ड।
ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है कि पीपल प्रोड्यूस एट देयर ओन बट दे सेल इट टुगेदर, ठीक है। एंड इसमें एवरीवन हैज अ सिंगल राइट, ठीक है। यहाँ पे F1 का वोट, F2 का वोट और F3 का वोट इक्वल है। ओके, नो मैटर F1 बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है एज कम्पेयर टू F2 और F3, इन सबका वोटिंग राइट सिंगल है। मींस लाइक F1 also have a one voting right, F2 also have a one voting right and F3 also have a one voting right. No matter what, कितना भी ज्यादा वो प्रोड्यूस कर रहे हो, दे ऑल हैव द सेम वोटिंग राइट। आर वी क्लियर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है एंड सारे बिजनेस फॉर्म्स हमने समझ में आ गए हो? Here. Can I get a yes or no? Yes. Okay. Yeah, it's clear. Okay, now moving forward, that is financial statement. Financial statement जब भी बोला जाएगा, there are three things that come under financial statement: P&L, balance sheet and cash flow. हमने वहां पे ऊपर देख लिया है। प्रॉफिट एंड लॉस इज व्हाट आर वी गेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग दिस बिजनेस। हम ये बिजनेस कर रहे हैं, आई गेट दैट थिंग कि हाँ हमें अच्छा लग रहा था तो हमने बिजनेस करना स्टार्ट किया, बट व्हाट इज दिस बिजनेस गिविंग अस? हमें इससे प्रॉफिट हो रहा है, हमें इससे लॉस हो रहा है, या फिर हमें इसमें प्रॉफिट हो रहा है, इट्स ओके, या फिर हमें इसमें लॉस हो रहा है, ठीक है, बट हमारा कितना एक्सपेंस कहाँ जा रहा है? जब हम प्रॉफिट लॉस करते हैं तो हमें ये जानना रहता है। हमारा हमेशा एक बिजनेस करते टाइम हमारा एक गोल होता है हमेशा कि वी हैव टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट। ओके, तो हमें जब अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना रहता है तो हम चाहते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस कम हो, ठीक है, एंड हमारी इनकम इंक्रीज हो। ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ अकाउंट विच क्लोजेस ऑल द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस इज द अकाउंट विच क्लोजेस ऑल द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में मोस्टली आता है आपके एक्सपेंसेस, इनकम्स, ओके। तो एक्सपेंसेस और इनकम्स के बारे में आपको जितनी भी डिटेल चाहिए वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलेगी। तो दैट टेल अस कि हाँ हाउ इज आवर बिजनेस ऑपरेटिंग, ओके। तो दैट इज व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज। बैलेंस शीट इज व्हाट इज आवर वर्थ। आज हम खड़े हैं तो हमारे पास क्या है? हमारे पास कितने एसेट्स हैं, हमारे पास कितनी लायबिलिटी है, हमारे पास कितनी कैपिटल है, दैट ऑल वी गॉट टू नो फ्रॉम द बैलेंस शीट। एंड इन बैलेंस शीट एसेट्स ऑलवेज इज इक्वल टू लायबिलिटी। The core most concept of accounting is asset equal to liability. अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग हर एक ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं, एक आपके एसेट साइड पे जाता है, एक आपकी लायबिलिटी साइड में जाता है। दैट इज एक नॉट वी नो दैट्स नॉट अ राइट स्टेटमेंट टू से। हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, कुछ ना कुछ डेबिट होता है, कुछ ना कुछ क्रेडिट होता है। तो वो कहीं ना कहीं आपकी एसेट को भी इम्पैक्ट करता है और कहीं ना कहीं आपकी लायबिलिटी भी इम्पैक्ट करता है। तो ये समय मालूम चलता है बैलेंस शीट से हमारी आज वर्थ क्या है, आज हम जहाँ खड़े हैं वहां पे हमारी वर्थ क्या है, ये हमें बैलेंस शीट से मालूम चलता है। एंड कैश फ्लो में बताता है कि मनी कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारा नॉर्मली बिजनेस है, जैसे हम बोलते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल सीबीआई या टैक्स डिपार्टमेंट रेड मारते हैं, ठीक है, तो दे से कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें गड़बड़ी दिखी, तो उन्हें मोस्टली कई बार ये गड़बड़ी दिखती है कि किसी इंसान का मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ओके, दे हैव अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कंपनी उनकी मैन्युफैक्चरिंग की है, बट उनके कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखा गया तो देखा गया कि उनको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यानी कि मशीनरी खरीदने या फिर लैंड वगैरह खरीदने की एक्टिविटीज से उनका ज्यादा कैश आ रहा है। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि दे आर जस्ट डिसीविंग द गवर्नमेंट बाय शोइंग कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बट एक्चुअल में वो एक इन्वेस्टिंग कंपनी का काम कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट कैश फ्लो सेयर्स। क्या आपके पास पैसा आ रहा है? ओके, वी कैन गेट दैट कि हाँ यू आर अर्निंग मनी, बट फ्रॉम वेयर आर यू अर्निंग दैट मनी? या फिर द मनी इज फ्लोइंग आउटसाइड। ओके, आई गेट दैट कि आपके पास से मनी जा रहा है, बट कहाँ जा रहा है वो पैसा, तो वो भी देखना रहता है। कंपनीज कहती है कि हम डिविडेंड नहीं शेयर कर सकते हैं क्योंकि कैश फ्लो नहीं है। वी लिसन दैट अ लॉट ऑफ टाइम। पीपल से कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी सेज कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, वी आर प्रॉफिटिंग फ्रॉम द लास्ट 5 years, बट वी आर नॉट एबल टू शेयर द डिविडेंड बिकॉज वी आर नॉट हैविंग द कैश फ्लो। तो दैट इज व्हाट कैश फ्लो सेज कि कंपनी अपार्ट फ्रॉम डिस्पाइट फ्रॉम अर्निंग द प्रॉफिट दे आर नॉट एबल टू जनरेट कैश, दैट वी लर्न फ्रॉम द कैश फ्लो। ओके, नाउ हम ये सब करते क्यों है? मुझे लाइक जरूरत क्या है इतना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, एनालाइज करना, समराइज करना, जरूरत क्या है इन सब की? वी नीड ऑल ऑफ दिस क्योंकि हमारे स्टेक होल्डर्स हैं,
हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें जानना है कि अगर उन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है तो क्या हम उस पैसे का उन्हें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आर दे हैव पुट देयर मनी एट द राइट प्लेस और नॉट। ठीक है, हमारे क्रेडिटर्स को जानना रहता है कि जो उन्होंने हमें लोन दिया हुआ है क्या हम उसे रीपे कर पाएंगे। वो हमारी कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देख के तो बता पाएंगे। अगर सपोज करो हमें हर साल लॉस ही लॉस हो रहा है तो क्रेडिटर तो सोचेगा ना कि भाई ये खुद अपने लिए कमा नहीं पा रहे हैं, हमारा डेब्ट कैसे पे करेंगे। दिस इज समथिंग क्रेडिटर्स नीड टू नो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बहुत जरूरत होती है क्रेडिटर्स को। सप्लायर्स सप्लायर्स हमें कुछ देने के पहले हमारे स्टेटमेंट्स देखते हैं कि आपका जो टर्नओवर रेशो है। दीज आर समथिंग दैट वी विल स्टडी फर्दर। टर्नओवर रेशोज हैं आपके, वो आपके सही है या नहीं। आपकी बैलेंस शीट्स देखते हैं वो कि आपके पास बहुत ज्यादा डेब्ट तो नहीं है, वरना आप कैश वाला डेब्ट तो दे ही नहीं पा रहे हो, फिर आप मुझसे अभी सामान ले लोगे तो मैं भी आपका एक क्रेडिटर बन जाऊंगा, तो आप क्या मुझे लोन पे बैक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। एम्प्लॉयज ऑल्सो नीड टू सी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, क्योंकि उन्हें भी जानना रहता है कि हम जो इतना वर्क कर रहे हैं या फिर हम जो इतने एफर्ट्स दे रहे हैं क्या कंपनी उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रही है, क्या कंपनी मेक श्योर कर रही है कि वो हमारे एफर्ट्स का सही प्रयोग करे। एंड आर दे एबल टू पे अ सैलरी और वेजेस। गवर्नमेंट को जानना रहता है कि आप जो ये टैक्स पे कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि आप 10% टैक्स स्लैब में आ रहे हो, तो आर यू सेइंग राइट और नॉट। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप 30% टैक्स स्लैब में आ रहे हो बट आप कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में विंडो ड्रेसिंग, किसी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर आप छेड़छाड़ करते हो ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में छेड़छाड़, तो डेट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग कर रहे हो और आप गवर्नमेंट को धोखा देना चाहे, तो इसलिए गवर्नमेंट को भी चाहिए रहता है। अलॉन्ग विथ इट हमें मेन पढ़ना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। इफ यू ऑल नो तो वी हैव टू स्टडी फॉर अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके लिए हम ये प्रेप करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मैनेजमेंट। उसका नाम ही ये हुआ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नॉट समथिंग दैट इज नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इससे आपको एट द एंड रिजल्ट मिलता है कि हाँ आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आपकी अभी वर्थ क्या है या फिर आपका पैसा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है, दैट यू गेट टू नो फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट। बट मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉक अबाउट द कॉस्ट। मैनेजमेंट चाहता है, मैनेजमेंट इफ यू नो, मैनेजमेंट ट्राइज टू decrease the cost and increase the revenue. That is the actual work the management wants to do. तो वो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। बाकी all of these investors, lenders, supplier, employees, government, इनको मैनेजमेंट अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। They are only related and concerned with financial accounting purpose. Are we clear? Yeah, it's clear. Okay. Yeah. Right, if Now, you're not, I will just give, like react with the emojis. how would I get to know if they are reacting with emojis? Because I am not able to see the screen. Na? Okay. Yeah, I have only told them to just say me okay, so that will be working fine to me. Yeah. Okay, now moving on. ठीक है, समझ में आ गया क्यों बनाना है, किसके लिए बनाना है, क्या करना है, बट बनाना कैसे है। Now that's the question. Okay, I got everything कि why accounts is necessary. Accounts is very necessary. Okay, but how to do that? So doing it, first thing is double entry system. Like every coin has a two faces. Similarly, every transaction has two sides, debit and a credit. हर एक ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं। यू कैन नेम एनी ट्रांजेक्शन। अगर किसी के माइंड में हो कि ये ट्रांजेक्शन तो दो बेस में हो ही नहीं सकता है, यू कैन आस्क मी, आई कैन से यू कि उस ट्रांजेक्शन के भी दो कॉन्सेप्ट होते हैं। कैपिटल आया है, बिजनेस ओनर पैसे लेके आया है हमारे पास, बिजनेस के अंदर सिंपल ट्रांजेक्शन है, एक ही साइड का लगता है, बट नहीं। अगर बिजनेस ओनर पैसा लेके आया है तो हमारे पास कैश आया है, कैश प्लस हुआ है। Okay, at the same time business owner according to accounting concept, business is not equal to owner, तो हमारे पास एक liability आई है, that is capital, capital भी plus हुई है। तो see there are two types of transaction, two impact is coming, first हमारे पास cash आया है, second हमारे पास capital आया, capital की liability हमारे पास increase हुई। तो डबल एंट्री सिस्टम यही कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैव अ टू साइड, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। यहाँ पे हमारा कैश डेबिट होगा एंड कैपिटल हमारा क्रेडिट होगा। ये कैसे होगा ये अभी हम आगे जानते हैं,
with golden rules of accounting से. Golden rules of accounting are the 3 accounting rules which are divided into personal account, real account and nominal account. Going forward, पहले जानते हैं personal account क्या होता है. तो personal account is an account personal में person आता है. Okay. तो person, any account which is artificial person, representative person or an actual person is comes under personal account. वो एक person भी हो सकता है जैसे कि राम. वो एक आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है जैसे कि बैंक लिखा हुआ है यहाँ पे SBI बैंक. ठीक है. वो एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल भी हो सकता है जैसे कि क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स को जिनको हमें पैसे देने हैं. ओके. डेटर्स आर द वन जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं. ओके. एंड क्रेडिटर्स आर द वन जिन्हें हमें पैसे देने होते हैं. देने एंड डेटर्स से हमें लेने होते हैं. ओके. So that comes under the personal account. Real account. Real account talks about assets. जितने भी हमारे assets हैं, furniture, car, land, vehicle, machine, cash, building, everything comes account real account. Third होता है हमारा nominal account. Nominal account talks about the income and expenses. Nominal account वो account भी होते हैं जो इस साल खुलेंगे और इसी साल बंद हो जाएंगे. मैंने इस साल कितनी सैलरी पे की थी अपने एम्प्लॉयज को, ये मैं अगले साल जानकर क्या करूंगी. ऑब्वियसली इस साल की सैलरी इसी साल उन्हें पे करके हटा दी जाएगी. मैंने इस साल कार खरीदी थी. हाँ, ऑब्वियसली मैंने इस साल कार खरीदी थी, मैं अगले साल भी उस कार को चलाऊंगी. तो डेट इज रियल अकाउंट. वो अगले साल भी मेरे साथ जाएगा. मैंने इस साल राम से 1.5 लाख का उधार लिया था. अगर मैं उसे इस साल नहीं पे करती हूँ तो वो अगले साल तक भी मेरा क्रेडिटर है, तो मैं उसे अगले साल लेकर जाऊंगी अपने साथ. परंतु आई एम पेइंग सैलरी, आई एम गेटिंग द सेल्स. अगर मैंने इस साल सेल्स की है 10 लाख की, नो मैटर. अगर मेरी अगले साल मैं उस सेल्स को लेके जाऊंगी, क्या फायदा है, मुझे तो अगले साल उस साल की सेल्स देखनी है. राइट. तो दिस इज व्हाट पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट इज. आर वी गेटिंग क्लियर कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है. Yeah, ओके. it is clear. ओके, थैंक यू. सो नाउ पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द क्रेडिटर. अगर ये याद रहता है डेटर क्रेडिटर, तो डेटर डेबिट, डेबिट द डेटर, डेटर इज द रिसीवर. नो सॉरी, वेट अ मिनट. क्रेडिट द गिवर, या हाँ, डेबिट द रिसीवर. डेबिट द रिसीवर इज, यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मूलाज क्योंकि द रिसीवर इज द डेटर ऑफ आर. हमने उसे पैसे दिए हैं तो अब वो हमारा डेटर बन गया है. क्रेडिट द गिवर, द गिवर उसने हमें पैसे दिए हैं इसलिए वो हमारा क्रेडिटर बन गया है. तो डेबिट एंड क्रेडिट से वी कैन रिमेंबर दैट थिंग कि डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर. ओके. रियल अकाउंट में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट ऑल द थिंग्स दैट कम्स इन, मींस लाइक कैश आया, कार आई, बिल्डिंग आई, हमने ये खरीदा. तो दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन. अगर सपोज कर मैंने 10 लाख की कार खरीदी है तो उसकी एंट्री होती है कि गाड़ी आई, कार इज कमिंग. ठीक है. तो डेबिट द कार, कार अकाउंट डेबिट. ओके. बट कार खरीदी तो जनरली हम कैश पे खरीदते हैं, तो कैश गया तो उसमें होता है टू कैश अकाउंट. ओके. सो जब हम डेबिट कोई चीज करते हैं तो ये जनरल एंट्री होती है. डेबिट करने पे DR लिखते हैं और जब हम क्रेडिट करते हैं तो हम उस पर टू लिखते हैं. ओके. तो यहाँ पे हुआ डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास आया क्या, कार, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमारे पास से गया क्या, कैश. ओके. एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट में होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. ओके. जितने भी आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं, सपोज करो हमने सैलरी पे की तो वो डेबिट होगी, और हमारा कोई लॉस हुआ, मीन लाइक एक्सीडेंट में लॉस ऑफ द व्हीकल हो गया तो हम उसको डेबिट कर देते हैं. ओके. एंड वी क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स. हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे तो हमें उसका डिविडेंड प्रोवाइड हुआ है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे. हमने अपनी कार को बेचा, उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो बहुत बड़ी थी एज कम्पेयर टू उसकी बुक वैल्यू, तो हमें गेन हुआ तो हम उसको क्रेडिट करेंगे. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमारी जो बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस उसमें दिए हुए हैं, अगर अंडर देखना हो तो वो देख सकते हो. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो फॉलो द NCERT ऑफ अकाउंटिंग ऑफ 11th एंड 12th क्लास. 11th क्लास के NCERT में क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ओके. नॉर्मली मैं एक दो एग्जांपल्स में बता देती हूँ. सपोज करो हमने राम से
हमने राम से परचेज किया 10,000 का गुड्स फर्नीचर। ओके, अभी हमने उसे पेमेंट नहीं की है, नॉट पेड कैश। ओके, तो अभी क्या हुआ, अब हम यहाँ पे देखें तो फर्नीचर इज आर रियल अकाउंट। फर्नीचर रियल अकाउंट है, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, तो डेबिट बॉट कम से, तो फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। सॉरी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हमने लिया किससे, राम से। राम को भी हमने पे नहीं किया, तो राम हमारा क्रेडिटर है, राम ने हमें दिया है, राम क्रेडिट द गिवर, तो टू राम अकाउंट। दिस इज आवर एंट्री। यहाँ पे फर्नीचर हमारा था रियल अकाउंट और राम हमारा था यहाँ पे पर्सनल अकाउंट। हमने यहाँ पे क्रेडिट किया क्रेडिटर को और द गिवर को, हमने यहाँ डेबिट किया व्हाट कम्स इन को। ठीक है, अब सपोज करो हमें सैलरी पे करनी है, वी आर गोइंग टू पे आवर सैलरी टू एम्प्लॉय ऑफ ₹20,000। ओके, तो यहाँ पे हमें अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है, तो सैलरी इज एन एक्सपेंस, इट इज एन एक्सपेंस फॉर अस, एंड यहाँ पे हमारे पास से कैश जा रहा है, तो एंट्री होती है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो टू कैश अकाउंट। ओके, आर वी क्लियर विद दिस फैक्ट? एक हम गेन वाली एंट्री भी कर सकते हैं कि गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 50,000, तो हमने और हमें यहाँ पे कैश नहीं मिला है, हमें यहाँ पे गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 50,000 टू राजेश। ओके, तो अभी राजेश ने हमें कैश नहीं पे किया है, कैश नॉट पेड, तो हमें ये गेन हुआ है ऑन द सेल, तो गेन हमारा आता है क्रेडिट में, तो टू गेन ऑन लैंड गेन ऑन सेल अकाउंट, और राजेश को हम डेबिट करेंगे बिकॉज राजेश इज द रिसीवर, तो राजेश अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हमने क्या किया, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट all gains and losses, sorry, all gains and incomes. Okay, clear? Yeah, it is clear. Okay, now these were the normal entries. इसके बाद आता है लेजर्स एंड सब्सिडरी बुक्स। तो लेजर क्या होता है, लेजर इज लाइक अ रफ कॉपी। हम जब स्कूल जाते थे या फिर हम कॉलेज जाते थे तो हम एक ही कॉपी में सारे सब्जेक्ट्स लिखते हैं, 5 in 1 हमारे यहाँ एक वो चलता है, कॉपी चलती है। तो लेजर इज समथिंग दैट ओनली के दैट इज अ रफ कॉपी, उसमें सारे ट्रांजेक्शन, परचेज हुई है लेजर में डाल दो, सेल हुई है लेजर में डाल दो, कैश दिया है लेजर में डाल दो, एसेट खरीदा है लेजर में डाल दो, लाइबिलिटी बेची है लेजर में डाल दो। ठीक है, all the things happening we are all putting it in one rough copy of our that is our ledger. ओके, सेकेंडली होती है सब्सिडी बुक। सब्सिडी बुक्स कहते हैं नहीं, सब्सिडी बुक्स इज दैट टॉपर बच्चा ऑफ द क्लास जो हर नई एक कॉपी लेके आता है कि नहीं नहीं, अगर मैम ने बोला है लाइक साइंस की भी उसकी 3 कॉपीज होती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इट इज अ 3 कॉपीज, उसका बस चलता, तो वो मैथ्स की बुक को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देता कि हाँ एक इज फॉर अलजेब्रा एंड अनदर वन इज फॉर अरिथमेटिक, तो वो इंसान है सब्सिडी बुक्स। ओके, कि इज लाइक नहीं नहीं नहीं, हम सब चीज अलग रखेंगे, हम एक बनाएंगे परचेज के लिए, एक हमारी परचेज बुक होगी, परचेज लेजर होगा। ठीक है, एक हमारा सेल्स लेजर होगा, सॉरी सेल्स लेजर होगा, एक हमारा कैश के लिए होगा, एक हमारे अदर अकाउंट्स के लिए होगा, एक हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स होगा। ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि हमें इनसे पैसे मिलेंगे, रिसीव करना है हमें इनसे, तो दीज आर डेटर्स, डेटर्स को ही बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। और ट्रेड पेबल्स हमें इन्हें पे करना है, तो दे आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। ओके, तो एक ट्रेड पेबल्स का लेजर होगा, एक ट्रेड रिसीवेबल्स का लेजर होगा। तो सब्सिडी बुक्स में
हर सब्जेक्ट वाइज या फिर हर एक कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए अलग लेजर होता है, ठीक है। नॉट सो इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में बात की जाए तो कोई नहीं बनाता है सब्सिडरी बुक्स, मोस्टली लेजर ही बनते हैं, या फिर द सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर अकाउंटिंग इज कॉल्ड टैली, एंड टैली भी मोस्टली लेजर का ही यूज करता है, कोई सब्सिडरी बुक्स नहीं बनाता, और अदरवाइज अगर बनती भी है तो इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट जस्ट यू नो कि व्हाट लेजर इज एंड व्हाट सब्सिडरी बुक्स आर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, पूरी अकाउंटिंग एक ही कंसेप्ट पे टिकी हुई है, दैट इज एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। हम पूरे ट्रांजेक्शन्स में यही करते रहते हैं कि एसेट्स को इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। अगर हमारा एक ट्रांजेक्शन हुआ है तो उस तरीके से लाइक वो कैसे हुआ है जिससे एसेट्स इंक्रीज हुए, बट उसके साथ ऐसा इम्पैक्ट भी हुआ है कि जिससे लायबिलिटीज या ओनर इक्विटी भी बढ़ेगी। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था कि हम कैपिटल लाए हैं 10 लाख का। ओके, हाँ 10 लाख का, तो यहाँ पे अगर हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास कैश प्लस हुआ 10 लाख का, यहाँ पे हमारे पास ओनर इक्विटी में कैपिटल प्लस हुआ 10 लाख का। दिस इज ऑल विच गोज ऑन, ठीक है। ऐसे कुछ ना कुछ करके हमारे एसेट या लाइबिलिटी की साइड में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। माइट बी समटाइम इट कैन हैपन कि लाइबिलिटीज एंड ओनर इक्विटी में कुछ ना कुछ चलता रहे। फॉर एग्जांपल के हमने हमारे पास एक डेप्ट था अबाउट अराउंड 20,000 का, वो हमारे ओनर ने पे कर दिया, ओनर पेड इट। ओके, तो अब ओनर ने पे कर दिया तो हम यहाँ से 20,000 का जो डेप्ट है उसे माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज के साइड से, एंड ओनर इक्विटी में हम कैपिटल में फिर से 20,000 प्लस कर देंगे, क्योंकि उसे ने ओनर ने उसे पे कर दिया है, तो हमारे पास अब लाइबिलिटी बनती है ओनर के प्रति कि हम वो 20,000 ओनर को पे करें, राइट। तो कुछ ना कुछ हम इक्वेशन जमाते रहते हैं कि हर एक ट्रांजेक्शन से कैसे ये जो हमारी मेन इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड रहे और ये हमेशा इक्वल रहे। ओके, दिस वॉज ऑल अकाउंटिंग इक्वेशन वॉज, ठीक है। ये मॉड्यूल 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। मॉड्यूल 2 इज मोर अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स, बस उसमें 2-3 थ्योरी है जो हम पहले ऐसे देख लेंगे एंड फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो मॉड्यूल 2 स्टार्ट विद एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज में क्या होता है, सबसे पहले आते हैं एक्सपेंसेस में। प्रैक्टिकली सोचा जाए तो जरूरी नहीं है कि हर चीज सिमिलरली चलती जाए, कि हाँ भाई हम हर एक ट्रांजेक्शन को एट द टाइम ही रिकॉर्ड कर लेंगे, एट टाइम सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएंगे। नो, दिस कैन नॉट हैपन। ऐसा नहीं है कि हमने जो भी ट्रांजेक्शन किए उसका सारा यूज इसी साल हो जाएगा, नहीं, कुछ चीजें होती है जो अगले साल भी जाती है, अगले साल भी हम उनकी पेमेंट करते हैं। ओके, देयर वेयर एडजस्टमेंट एंट्रीज कम। तो सबसे पहले होता है एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग क्या कहता है, आउटस्टैंडिंग ये कहता है कि हमने सर्विस ले ली है बट पेमेंट नहीं की। नॉर्मल एग्जांपल देखा जाए तो कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज ऑलवेज पे ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ, फर्स्ट ऑफ मंथ को पे करती है। ओके, तो जब कंपनीज फर्स्ट ऑफ मंथ को पे करती हैं लास्ट मंथ का, तो एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, सपोज करो कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है 31 दिसंबर को, ठीक है। तो उसने 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक की सर्विस तो ले ली है एम्प्लॉय से, बट वो पे करेगी सैलरी ऑन 1 जनवरी, बट उसके अकाउंट तो 31 को क्लोज हो जाएंगे। तो 31 को क्या लिखती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक प्रकार से हमारा होता है क्रेडिट, सॉरी डेप्ट होता है हमारे ऊपर, डेप्ट, ठीक है। वो हमारा क्रेडिट होता है क्योंकि वो एक डेप्ट है, हमें अभी जाके सैलरी पे करनी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ काइंड ऑफ अ डेप्ट। इट रिप्रेजेंट्स दी इट रिप्रेजेंट्स दी डेटर, सॉरी क्रेडिटर। इट रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है क्या, हाँ, इट रिप्रेजेंट्स क्रेडिटर। एंड हमने अभी एक चीज देखी थी कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंटिंग होते हैं वो सारे आते हैं पर्सनल अकाउंट पे। ओके, इसलिए हम आउटस्टैंडिंग सैलरी पे पर्सनल अकाउंटिंग का गोल्डन रूल लगाएंगे। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल ये कहता है डेबिटर रिसीवर क्रेडिटर गिवर, हमें सैलरी देनी है, देने की वजह से
सैलरी अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो नॉर्मल जनरल एंट्री ये होती है कि जब हमारे पास भी आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है जो हमें पे करनी है, तो पहले तो सैलरी अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि सैलरी इज अ काइंड ऑफ एन एक्सपेंस जो हमें पे करना है टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये जो अभी हमने पे नहीं की है, हमने अभी सर्विसेज ले ली है बट हमें ये पे करना है, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो ये क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि क्रेडिट द गिवर। ओके, सो दिस इज द एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। वैसे ही होता है प्रीपेड। प्रीपेड इज लाइक समथिंग जिसकी हमने अभी सर्विस नहीं ली है, हमने सर्विस नहीं ली है बट पे कर दिया है। सपोज करो कंपनी ने एक सब्सक्रिप्शन लिया है, सब्सक्रिप्शन है मई से मई तक। कंपनी को अकाउंट वैसे ही बनाना है 31 दिसंबर को, तो कंपनी को मालूम चल रहा है कि 5 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो उसने ले रखा है वो अभी उसने यूज नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया है, तो वो अभी आगे वाले उसे अगले साल लेके जाएगा, अगले साल लेके जाएगा। तो प्रीपेड है, प्रीपेड है यानी कि अभी उसे अगले साल 5 महीने के लिए वो सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे नहीं करना, सॉरी, पे नहीं करना पड़ेगा। तो दैट प्रीपेड इज समथिंग विच इज लाइक एन एसेट, something for which you have paid, but अभी आपने उसकी सर्विस नहीं ली है। तो प्रीपेड इज समथिंग एसेट ऑफ योर्स। सो आपने जब इसका सब्सक्रिप्शन लिया था, जब इसका सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो एंट्री क्या हुई होगी? सब्सक्रिप्शन एक प्रकार का एक्सपेंस है, तो हमने किया होगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो एक एक्सपेंस है, टू कैश अकाउंट, या फिर कोई क्रेडिटर रहा होगा तो हमने उसको कर दिया होगा, तो तब हमने इसको सब्सक्रिप्शन को अकाउंट को डेबिट कर दिया था। अगर हमें मानते हैं हमने 12,000 का सब्सक्रिप्शन लिया था, ठीक है, 12,000 यानी कि हर एक महीने हमने 1,000 रुपए का उसमें वो लिया था, सब्सक्रिप्शन था। अभी हमारे पास 5,000 का जो सब्सक्रिप्शन है ये हम लेके जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर, यानी कि ये जो है नेक्स्ट ईयर जा रहा है, हमारा एसेट है। ओके, तो समथिंग लाइक एन एसेट। सो एसेट के लिए क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो प्रीपेड हमारा एसेट है, तो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वहीं पे सब्सक्रिप्शन ने 12,000 लिख तो दिया था, बट इस साल का एक्चुअल एक्सपेंस कितना है? इस साल का एक्चुअल एक्सपेंस है 60,000, अगले साल का एक्सपेंस है 5,000, तो हमें उसमें से 5,000 कम करना है। तो कम करने के लिए क्या करेंगे? पहले हमने डेबिट किया था, अब हम 5,000 से उसे क्रेडिट कर देंगे टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट बाय 5,000। तो ये 5,000 वहां से हट जाएगा। अब ये कैसे हटेगा उसको हम एक बार देख लेते हैं। ये होता है लेजर। एक मिनट, ठीक है। ये होती है डेबिट साइड, बना ही रही हूँ तो अच्छे से बनाते थे। एक मिनट, ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। यहाँ पे पर्टिकुलर्स होते हैं, हेयर अमाउंट, हेयर पर्टिकुलर्स, हेयर अमाउंट। ठीक है, जब हमने क्या किया था, हमने जब डेबिट किया था, ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का अगर ये लेजर है तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ऑब्वियसली वो अपना खुद का नाम नहीं लिखेगा। हम अपने फोन में अपना नंबर सेव नहीं करते, राइट? हम किसी और का नंबर सेव करते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में वो खुद अपना नाम नहीं लिखेगा। तो सर्विस सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट हुआ था, तो दैट अमाउंट विल कम ऑन इज डेबिट साइड। क्या अमाउंट आएगा? टू कैश, टू कैश अकाउंट 12,000, परंतु किंतु हमने 5,000 का हमारा प्रीपेड है, प्रीपेड अभी यहाँ पे डेबिट हुआ है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड पे आएगा, नाम आएगा प्रीपेड का, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन अकाउंट 5,000। ओके,
इज दिस 5,000? या दैट इज 5,000। ओके, हमें यहाँ पे दोनों साइड्स को बैलेंस करना रहता है। ओके, यहाँ 12,000 आना है, यहाँ पे भी 12,000 आएगा, यहाँ पे 60,000 का बैलेंस बचेगा जो जाएगा P&L अकाउंट में एज एन एक्सपेंस। ओके, तो सी जब हमें कोई चीज कम करनी थी जो अब डेबिट हो चुकी है, डेबिट क्रेडिट मैंने ये इसलिए बताया है कि हमने यहाँ पे ये क्रेडिट क्यों किया। हाउ डिड आई से कि यहाँ पे डेबिट किया हुआ है तो अगर हम उसे क्रेडिट कर देंगे तो अमाउंट कम हो जाएगा, तो वो लेजर अकाउंट में जाके ऐसा दिखता है। इस कारण हम अगर कुछ अमाउंट यहाँ से पे लिखा हो और हम उसे कम करना हो तो हम उसको दूसरे साइड पे उतना अमाउंट लिख देते हैं। ओके, आर वी क्लियर विद दिस? Can you repeat what you said at the last? ओके या सो व्हाट वी आर डूइंग इज कि हमने पहले देखा कि जब सब्सक्रिप्शन हमने लिया होगा तब हमारी एंट्री हुई थी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट 12,000 तो कैश अकाउंट 12,000। ठीक है, बट हमने देखा कि हमने इस साल यूज किया है सिर्फ 60,000 का सब्सक्रिप्शन, 5,000 का सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर में जा रहा है। ओके, तो हमें उसके लिए हमें ये तो पता है कि प्रीपेड अकाउंट, प्रीपेड इज समथिंग लाइक एसेट, तो एसेट इज व्हाट कम्स इन, तो हमने प्रीपेड अकाउंट को डेबिट कर दिया। ओके, बट अब हमने ये देखा कि इस साल सब्सक्रिप्शन यूज हुआ है 60,000 का, बट हमने उसे लिखा हुआ है 12,000 का, यानी कि 5,000 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो हमें 5,000 कम करना है, तो हमने 2 सब्सक्रिप्शन यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है। ओके, नाउ व्हाट डज दिस हैपन कि ये कैसे कर लिया कि डेबिट की हुई चीज को क्रेडिट करने से उसका अमाउंट कम हो जाएगा, उसके लिए हमने यहाँ पे लेजर बनाया है। लेजर जो हमने बनाया तो उसमें हमने फर्स्ट एंट्री थी, उसमें जहाँ पे सब्सक्रिप्शन डेबिट हुआ था तो हमने टू कैश को डेबिट साइड पे लिखा, अमाउंट नाम आया कैश का, अमाउंट आया सब्सक्रिप्शन का, दैट केम हियर। एंड सेकेंडली हमने सेकेंड एंट्री में प्रीपेड अकाउंट सब्सक्रिप्शन अकाउंट को डेबिट किया था टू सब्सक्रिप्शन पे, तो टू सब्सक्रिप्शन इज समथिंग दैट इज ऑन द क्रेडिट, तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आया, नाम आया प्रीपेड सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, अमाउंट आया टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट का 5,000, बचा हमारे पास 60,000 जो कि है P&L अकाउंट पे। Okay, got it. या ओके, तो जस्ट कि ये जो प्लस माइनस है, अगर हमें कुछ प्लस माइनस करना हो, एक स्टेटमेंट होता है अंडर स्टेटेड एंड ओवर स्टेटेड। जब कोई चीज 100 रुपए की है बट हमने उसे 80 रुपए में खरीदा, परचेज किया। ओके, सो व्हाट वी सी है कि द प्राइस वाज, नहीं गलत एग्जांपल हो रहा है, एक मिनट। हाँ, हमने उसकी फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू से कर लीजिए। किसी चीज की फेस वैल्यू है 100 रुपए बट उसकी मार्केट वैल्यू है 80 रुपए, यानी कि मार्केट वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है। तो, लोगों को कितना वो लग रहा है कि कितना वर्क, व्हाट वी से इट, कितना यूजफुल है प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसका यूजफुल यूटिलिटी के ऊपर देखा जाए, या यूटिलिटी के ऊपर देखा जाए तो उसकी वैल्यू है 80 रुपीज बट उसकी फेस वैल्यू चली है 100, तो यहाँ पे कोई चीज ओवर स्टेटेड है। ओके, एंड वहीं पे अगर इसका उल्टा हो कि किसी चीज की फेस वैल्यू 100 है पर उसकी मार्केट वैल्यू 100 चल रही है, तो दैट इज समथिंग अंडर स्टेटेड, यानी कि दैट पर्सन डजंट नो कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा है या फिर उस प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज्यादा है। सो दिस इज व्हाट अंडर स्टेटेड एंड ओवर स्टेटेड होता है कि किसी चीज की वैल्यू अगर उसके एक्चुअल वैल्यू से कम हो तो देन द प्रोडक्ट इज ओवर स्टेटेड, एंड किसी चीज की वैल्यू उसके एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा हो तो देन दैट प्रोडक्ट इज अंडर स्टेटेड। ठीक है, एंड दीज आर टू स्टेटमेंट्स व्हिच आर वेरी मच यूज्ड इन अकाउंट्स, एंड इन अंडरस्टेटमेंट और ओवरस्टेटेड, अंडरस्टेटेड एंड ओवरस्टेटेड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए हम ये करते हैं कि कोई चीज अगर डेबिट हुई हो, हमें अगर वो ओवरस्टेटेड है उसको अंडरस्टेट करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। सेम थिंग गोस विद द क्रेडिट वाली चीज, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा ओवरस्टेटेड हो गई है क्रेडिट, तो हम उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए उसे डेबिट कर देंगे ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ओके, दैट इज व्हाट दिस डेबिट क्रेडिट वाला सिस्टम इज कि अगर कोई चीज आपने ज्यादा लिख दी है, आपको उसे कम करना है, तो आप उसको डेबिट की जगह क्रेडिट कर दो। ओके, ना इनकम, इनकम्स में भी सेम चीज होती है, एक्रूड एंड अनएक्रूड। जैसे आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग में क्या होता है, हमने सर्विस ले ली है बट पेमेंट नहीं की है। एक्रूड में ये होता है कि हमने सर्विस दे दी है बट हमें पेमेंट नहीं मिली है, दे दी है बट पेमेंट नहीं मिली। अब हमने सर्विस तो दे दी,
हमें पेमेंट नहीं मिली। सो यहाँ पे क्या होता है, जो सामने वाला हमारा डेटर बन जाता है, एंड एक्रूड जो चीज है दैट इज आर, हमारा हक बन रहा है उस चीज में, तो दैट इज आर इनकम। ओके, एंड अनएक्रूड होता है कि हमने अभी सर्विस नहीं दी है पर हमें पेमेंट हो गई है। बट पेमेंट हो गई है। ऐसे पॉइंट में क्या होता है कि अब सामने वाले ने पैसे दे दिया है पर हमने उसको सर्विस नहीं दी है, तो वो सर्विस ना देना इज लाइक हमारी लाइबिलिटी है कि हमें भी आगे जाके उसे सर्विस देनी है। हमने कोई कमिटमेंट की, उसे फुलफिल करना है, तो हमारी एक लाइबिलिटी बन गई है और वो सामने वाला पर्सन हमारा क्रेडिटर बन गया है। अगर सपोज किया जाए कि एक दो सिनेरियोज लेते हैं कि एक जगह है कि हम कॉन्ट्रैक्ट किया था हमने किसी इंसान से और हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड बट पेमेंट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो अकाउंटिंग में क्या होता है, पैसा आया नहीं आया मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैंने काम कर दिया है, तो मुझे वो राइटफुल है, मेरा हक बनता है कि मैं उस चीज के लिए पैसे ले लूं। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीट हुआ है ये राइटफुली मेरी इनकम है। पेमेंट नहीं रिसीव हुई है तो सामने वाला इंसान, दैट द कॉन्ट्रैक्टी, पेमेंट ना रिसीव होने के कारण कॉन्ट्रैक्टी हमारा डेटर है, क्योंकि उसे बाकायदा पेमेंट, हमारा काम कंप्लीट हो गया तो उसे हमें पेमेंट कर देनी चाहिए पर उसने नहीं किए, तो हम क्या करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट द डेटर टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमारा राइटफुल इनकम है, भले कैश अभी रिसीव नहीं हुआ है, हमें उसके लिए पेमेंट नहीं मिली है, बट हमने वो काम कर दिया है, तो यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट, सॉरी टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो कि क्रेडिट है। अब कॉन्ट्रैक्ट लिखने की जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्रूड इनकम, टू एक्रूड इनकम, क्योंकि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्टर का काम है तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, वी डोंट रिमेम्बर दैट। ठीक है, तो उसके लिए हम लिख देते हैं टू एक्रूड इनकम। सेकेंडली, अगर सपोज करो कोई कॉन्ट्रैक्ट है अगले साल आने वाला है, मुझे वो काम चालू करना है जनवरी से, बट मुझे अब इसका एडवांस मिल चुका है दिसंबर में, तो मेरी अब लाइबिलिटी बनती है कि मैंने अभी वो काम नहीं किया है पर मुझे उसकी पेमेंट मिल गई है, तो सामने वाला इंसान है, दैट द कॉन्ट्रैक्टी बिकम्स द क्रेडिटर हेयर टू कॉन्ट्रैक्टी, क्योंकि उसने पेमेंट कर दी है मैंने, लेकिन अभी उसको व्हाट वी से मैंने अभी उसको, अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ है, तो वो मेरी लाइबिलिटी है अभी, so that the unaccrued income becomes the debit. Am I doing that right? So contract account debit and accrued income account debit. हाँ ठीक है, so ये होती है unaccrued की एंट्री एंड ये होती है accrued की एंट्री। ओके, सिमिलर लाइक द आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड इज जस्ट कि जब एक्सपेंस की बात करते हैं तब आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड आता है, एंड जब हम इनकम की बात करते हैं तब एक्रूड एंड अनएक्रूड आता है। एक्रूड इज लाइक हमने सर्विस दे दी है बट हमें पेमेंट नहीं मिली है, एंड अनएक्रूड इज हमने सर्विस नहीं दी है बट हमें पेमेंट मिल चुकी है। ओके, थर्ड इज प्रोविजन फॉर डेप्ट। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट क्या कहता है कि दो कंसेप्ट होते हैं, एक कंसेप्ट होता है कि ये अभी हम मॉड्यूल 3 में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है एक जिसका नाम होता है कि व्हाट वी से प्रूडेंस कंसेप्ट, या प्रूडेंस कंसेप्ट क्या होता है, दैट वी प्रोवाइड प्रोविजंस फॉर ऑल द लॉसेस बट नॉट फॉर द गेन्स, प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस बट नॉट फॉर गेन्स। हम एक अजम्पशन बना के चलते हैं, अगर हमें लगता है कि आगे जाके हमें कोई लॉस हो सकता है तो हम उसके लिए प्रोविजन बना के चलते हैं। ठीक है, सबसे नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोविजन होता है बैड डेब्ट्स का। आपने लोगों को उधार दिया रहता है, एक नॉर्मल ह्यूमन ट्रेट होती है, एक नॉर्मल अजम्पशन होता है, सब लोग उधार वापस नहीं करते, जिस जिसको आपने डेब्ट दिया है जरूरी नहीं है वो सब डेब्ट को वापस करे। ओके, तो आप एक प्रोविजन बना के चलते हो, आपको पता है कि कोई ना कोई ऐसा होता है इंसान जो आपका डेब्ट वापस नहीं करेगा। ओके, सो आप एक प्रोविजन बना के चलते हो कि हाँ भाई हमें एक नुकसान हो सकता है।
ठीक है, तो नुकसान जो हो सकता है तो हम उसके लिए पहले से प्रोविजन बना के चलते हैं कि अगर सपोज करो मैंने 10,000 रुपए का डेप्ट दिया हुआ है, हर साल मैं देखती हूँ कि 5% तो मुझे नुकसान होता ही होता है, तो एक काम करते हैं 5% का प्रोविजन बना के चलते हैं। ठीक है, मैं 5% का लॉस मान के चलती हूँ स्टार्टिंग से ही, तो इससे क्या होगा कि जब मेरा प्रॉफिट बनाने का काम टाइम आएगा तो मुझे दुख नहीं होगा कि यार ये लाइक 500 रुपए का लॉस हो गया मुझे। ठीक है, तो ये 500 रुपए का जो लॉस हो गया मुझे इस बात का दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले से ही इस चीज को फोरकास्ट कर लिया था और मैंने इसके लिए प्रोविजन बना लिया था। ओके, तो ये कहलाता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्या होता है? प्रोविजंस आर ऑलवेज टेकन एज अ लायबिलिटी। प्रोविजंस आर लाइक लायबिलिटी, कि ये कुछ अभी हुआ नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, ये हमने सोचा है। अब हमने ये सोचा है तो हमने क्या किया है? हमने ये सोचकर अपना प्रॉफिट कम कर लिया है। अब प्रॉफिट होता किसका है? प्रॉफिट होता है बिजनेस ओनर का। ठीक है, बिजनेस ओनर का प्रॉफिट हो रहा है, हमने उस इंसान का प्रॉफिट कम कर दिया है, तो ऑब्वियसली अगर ये ऐसा कुछ नहीं होता है तो ये हमें देना पड़ेगा बिजनेस ओनर को, इसलिए ये एक लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एक लायबिलिटी होती है। ये लायबिलिटी हम बनाते हैं डेब्ट से, डेटर से, कि अगर सपोज करो हमारे पास 10,000 के डेटर्स थे, उनमें से हमें लगता है कि 500 रुपए रिकवर नहीं होंगे, तो पहले से ही माइनस कर दो, तो पहले से ही माइनस कर दो, कोई डिल्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है, पहले से ही माइनस करो, बाद में जाके आपको दुख नहीं होगा। तो अपन क्या करते हैं कि लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मॉडर्न अप्रोच होता है लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम डेबिट करते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। हम्म, हाँ, एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ, ओके, सो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तब उसे हम क्रेडिट करते हैं, परंतु फिर इस हिसाब से तो प्रोविजन फॉर डेब्ट्स को लायबिलिटी नहीं होना चाहिए। जब लायबिलिटी है तो उसे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, बट क्रेडिट होती नहीं है वो। इट्स लाइक देखो, एंट्री होती है ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ओ ओ, ओके 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 ओके, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज नॉट अ लायबिलिटी, इट इज एन एस्टिमेटेड लॉस। हमने पहले से ही मान लिया है, एस्टिमेटेड लॉस होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज एस्टिमेटेड लॉस। ठीक है, हमने पहले से ही मान लिया कि भाई 500 रुपए का तो लॉस होगा ही होगा, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड लॉस। ठीक है, तो हमारी एक नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट हो जाता है डेबिट टू डेटर्स अकाउंट से। हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, डेटर्स अकाउंट में हम मान रहे हैं कि 500 रुपए नहीं मिलेंगे, तो हमें कितने मिलेंगे? 9,500 रुपए मिलेंगे, यानी कि डेटर अकाउंट को हमने डिक्रीज कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है, तो डेटर हमारा क्या होता है? डेटर से पैसे कम हो रहे हैं, पैसे कम होते हैं तो डेट इज गोज टू क्रेडिट। क्यों? क्योंकि डेटर नॉर्मली डेबिट होता है, अगर हमें उसकी अमाउंट कम करनी है तो हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री होती है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स की, तो ये एक एडजस्टमेंट एंट्री ये होती है। अगर बाय चांस सोचो कि बैड डेब्ट्स हो गया, हमें बैड डेब्ट्स हमने जैसा सोचा था वैसे ही हुआ कि हमें बैड डेब्ट्स हो गया 500 रुपए का, तो अब क्या होगा कि ये अब हुआ है एक्चुअल लॉस। ये जो प्रोविजन था ये तो एस्टिमेटेड लॉस था ना, हमने सोचा था, हमने सोचा था कि लॉस होगा, ये यहाँ पर अब हो गया है, तो अब हमने जो सोचा था वो हो गया है, कुछ भी करके डेटर को मिलने 9,500 है, तो अब ये बैड डेब्ट्स डेटर से तो जाएगा नहीं, तो अब क्या होगा? बैड डेब्ट्स एक एक्सपेंस है, एक लॉस है, तो हम इसे डेबिट करेंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, ये डेबिट हो गया 500 से,
ठीक है। अब ये 500 रुपए का जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के अकाउंट से, क्योंकि ये प्रोविजन बना ही इसलिए था ना, ये प्रोविजन हमने बनाया इसलिए था कि यार हर साल 5% का हमें लॉस होता है, तो हम पहले से ही मान के चलते, एस्टिमेट करके चलते कि लॉस होगा, और ये लॉस हो गया। तो अभी लॉस सेट ऑफ कहाँ से होगा? ये लॉस सेट ऑफ होगा उसी प्रोविजन से। प्रोविजन इज कॉल्ड प्रावधान। प्रावधान इज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। तो अगर हमने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया था एंड वो फ्यूचर में जाके हो गया एक्चुअली, तो हम उसको उसी से पे ऑफ करेंगे। तो हमने ये सेट ऑफ किया प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को अकाउंट 500 से, तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का अकाउंट बंद हो जाता है 500 से। ओके, तो दिस इज व्हाट एंट्री इज फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के लिए। ओके, क्लियर? Yeah, clear. It's clear. Okay, now coming back to here. ये एडजस्टमेंट एंट्री होती है, ये नॉर्मल एंट्रीज होती हैं, ये हर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में होता है। ठीक है, चाहे आपकी सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे आपकी कंपनी हो, चाहे आपका पार्टनरशिप हो, किसी भी प्रकार का हो, एक्सपेंसेस होते हैं उसमें, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इनकम होती है, एक्रूड अनएक्रूड, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स होते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स की जैसे प्रोविजन फॉर वारंटी भी होता है, प्रोविजन फॉर गारंटी भी होता है, एंड वेरियस प्रोविजंस आर देयर। प्रोविजंस फॉर सेल्स का भी होता है कि अगर आपका सेल्स पैक आ गया, तो एक वो भी होते हैं, तो बहुत प्रकार के प्रोविजन होते हैं, बट जनरली हमें प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट से होता है। ओके, ना फिर होती है कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज हर बिजनेस फॉर्म के लिए। जैसे पार्टनरशिप की एंट्री में हो रहा है, किसी पार्टनर का एडमिशन करते हैं, तो जब किसी पार्टनर का एडमिशन करते हैं, दैट पर्सन इज कमिंग इनसाइड दी पार्टनरशिप। अब पहले ए और बी थे, ठीक है, पहले प्रॉफिट हो रहा था 100 रुपए का, दोनों का सपोज करो इक्वल पार्टनर थे, तो दोनों को 50 रुपए मिल रहे थे ईच। अब ए बी और सी हो गए, ठीक है, प्रॉफिट 100 का हो रहा है, बट अब हर इंसान को मिलेंगे 33 रुपीज ईच। तो यहाँ पे सी के एडमिशन की वजह से ए और बी का प्रॉफिट कम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो अब क्या कहते हैं ए और बी कि नहीं भैया, ये अच्छी बात नहीं है कि एक तो आप आओगे, आप हमारा प्रॉफिट कम करोगे, तो आप कैपिटल ला रहे हो, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, आई एग्री विद दैट फैक्ट, पर वो आप कैपिटल ला रहे हो ताकि आपको 33 रुपीज मिल सके, परंतु हम जो यहाँ पे ईच पर्सन 17 रुपीज लॉस कर रहे हैं, उसका क्या? तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर कम्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल, कि हम जो आगे जाकर आपको ये 17 रुपए का लॉस झेलने वाले हैं, वो आप मुझे पे करो। ओके, तो दैट इज व्हाट 70 रुपीज का जो लॉस इन्हें होने वाला है, उसको जो वो पे करते हैं, उसको सी लाता है तो उसे गुडविल बोलते हैं। बाकी ए और बी को मिलता है एज अ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट शेयरिंग लॉस, सॉरी, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो। ठीक है, सेम चीज गोज फॉर रिटायरमेंट, के ए बी सी पार्टनर थे, 33 ईच मिल रहा था, ए चला गया, बी एंड सी को मिलेगा 50 रुपए ईच। ठीक है, तो ए कहता है कि भैया हम जा रहे हैं, तो हमारे जाने की वजह से अब आपको 17 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे पर पर्सन। ठीक है, हम अपना कैपिटल तो ले जा रहे हैं, ठीक है, आपका कैपिटल कम होगा, परंतु हमारे जाने के बाद आपको 17 रुपए जो एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो वो पैसे तो मुझे दो ना, कि मेरे जाने से आपको ये फायदा हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड समथिंग goodwill, again paid to A in a ratio of sacrificing ratio, sorry, gaining ratio। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तब होता है जब कोई पार्टनर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये गेन कर रहे हैं, इन्हें 17 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो में वो पे करते हैं गुडविल को टू ए, और यहाँ पे वो पार्टनर आ रहा है तो इन्होंने अपना 17 रुपीज का लॉस किया है, तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, जो गुडविल आती है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पार्टनर ए और बी को मिलती है। ठीक है, फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएल, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएल वही होता है कि पीएनएल अकाउंट होता है, पीएनएल अकाउंट के बाद एक और अकाउंट बनता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहाँ पे ये सारा काम होता है कि ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, तो उसकी एंट्री आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएनएल अकाउंट में। ओके, फिर होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में क्या होता है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ये बोलता है कि ए एंड बी जब थे पार्टनर, ए बी एंड सी जब पार्टनर थे, जब इन्हें चालू की थी, तो तब ये बुक वैल्यू में लिख रहे थे सब चीज, तो सब चीज बुक वैल्यू पे लिख रहे थे, तो 50 लाख की थी इनकी वर्थ, परंतु जब ए जा रहा था तो ए ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी बुक वैल्यू 50 लाख है, बट मार्केट वैल्यू हमारे सारे एसेट्स की मिलाकर हो गई है अभी 70 लाख, तो अब मैं 50 लाख के हिसाब से तो सामान लूंगा नहीं, मैं लूंगा अपना शेयर अकॉर्डिंग टू दैट 70 लाख, तो सारे एसेट्स को रिवैल्यू करो,
एक होती है रिवैल्यूएशन की एंट्रीज होती है, जहाँ पे आपके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है, तो उसमें रिवैल्यूएशन में वो सारी एंट्रीज आती है। ओके, दिस इज समथिंग वेरी डीपर, बट ये हमारे मॉड्यूल्स में उतने अच्छे से नहीं पढ़ाई गई है, इसलिए आई एम नॉट ड्वेलिंग इन इट, और क्वेश्चंस भी नहीं आए थे लास्ट, अगर पेपर दिए होंगे तो यू ऑल्सो नो कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते, बट समथिंग यू शुड नो। बाकी इन 12th क्लास यू हैव अ कंप्लीट बुक ओवर दिस कि पार्टनरशिप एंट्रीज क्या होती है और कैसे करते हैं, ठीक है। एंड देन देयर कम्स अ डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन इज लाइक के, ओके, एनीवन सेइंग समथिंग? That is called goodness of business, right? What? Goodness of business बोलते हैं ना, जो वैल्यू निकालते हैं न्यू। हाँ, गुडनेस ऑफ वो होता है, समटाइम इट कैन बी, एक हमारे यहाँ एक और चीज बोलते थे, आई एम नॉट रिमेम्बर, हाँ, बट गुडनेस ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं, गुडविल को ही एक अनदर नेम दे देते हैं उसमें। और फिर कैपिटल रिजर्व भी होता है, देयर आर मेनी थिंग्स, बट उतना डीपर जाने की अभी जरूरत नहीं है हमें। ओके, देन कमिंग टू डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है कि ए बी सी आर लाइक के आर नहीं, अब हमसे काम नहीं हो रहा है, मुझे तुम दोनों या फिर हम तीनों की जो कंपेटिबिलिटी है, वी आर नॉट गुड फॉर ईच अदर, यू डिजर्व समथिंग समवन बेटर, वो वाली बात हो गई है, तो इन्होंने कहा कि अब पार्टनरशिप खत्म करते हैं, दे आर एंडिंग देयर पार्टनरशिप। जब आप पार्टनरशिप एंड करते हो तब भी आप फिर से अपने एसेट को रिवैल्यू करते हो, कि मालूम चला कि यार आपने 50 लाख पे चालू तो किया था, बट आप लोग के अलाइनमेंट इश्यूज थे, अलाइनमेंट इश्यूज की वजह से आपने उसको लाके खड़ा कर दिया 30 लाख पर, अब आप कह रहे हो कि 50 लाख के हिसाब से पैसे दो, तो नहीं भैया, ऐसा नहीं चलेगा। वेलफेयर एसेट्स का रिवैल्यूएशन होता है, उस टाइम के रिवैल्यूएशन कुछ और बोलते हैं, देयर इज अनदर अकाउंट नेम, बट काम उसका सेम रहता है, रिवैल्यूएशन ही होता है, ठीक है। तो उसमें अकाउंट की फिर से रिवैल्यूएशन होते हैं, फिर से एसेट्स की वैल्यू लगती है, और फिर अकॉर्डिंग टू डेट ए बी सी को उनके पैसे दिए जाते हैं, अगर लॉस होता है तो उनसे उस रेशियो में उनसे लॉसेस वगैरह का अमाउंट लिया जाता है, तो दैट इज ऑल हैपनिंग इन दी डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, आर वी क्लियर टिल नाउ कि पार्टनरशिप एंट्रीज क्या होती है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता है, रिटायरमेंट में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? Yeah, it is. ओके, नाउ देन कंपनी एंट्रीज। तो कंपनी एंट्रीज में क्या होता है, कंपनी के पास ये पार्टनरशिप वाला खेल नहीं होता, कंपनीज बोलती है हमारे पास शेयर्स है, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो बहुत सारे लोग हैं। ओके, तो कंपनीज में एक एंट्रीज होती है इशू ऑफ शेयर्स की, ठीक है, कंपनी में एक एंट्री होती है इशू ऑफ डिवेंचर्स की, इशू ऑफ शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर्स भी आ जाते हैं हमारे, ठीक है, डिवेंचर्स की जैसे इशू होते हैं वैसे ही बॉन्ड्स इशू होते हैं, तो नथिंग डिफरेंट इन दैट, ठीक है। उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, तो उसकी एंट्री होती है, ठीक है। अब इशू ऑफ शेयर्स और इशू डिवेंचर्स में ये भी होता है कि कई बार ऐसा होता है कि प्रीमियम में शेयर बेचा जा रहा है, जैसे सपोज करो अगर अभी टाटा अपने शेयर्स निकाले, तो ऑब्वियसली अगर टाटा का शेयर की मार्केट वैल्यू है 100 रुपए, कोई मुझसे कहेगा मैं उसका शेयर 150 रुपए में भी ले लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इसे लॉन्ग टर्म रखती हूँ फॉर 5 years, इट इज गोइंग टू गिव मी अ वेरी गुड रिटर्न, ठीक है। तो ये जो 150 रुपए एक्स्ट्रा, मैं 50 रुपए मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं कंपनी को, अगर कंपनी खुद इशू कर रही है तो, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट इन कंपनी बेसिस, जो मार्केट में हो रहा है निफ्टी सेंसेक्स में जो डेली के एक्सचेंज होता है, दैट इज नॉट समथिंग कंपनी इंटरेस्टेड इन, कंपनी इंटरेस्टेड इन फ्रेश इशू जो वो खुद करती है, ओके, प्राइमरी मार्केट में उस बारे में। तो ये जो 50 रुपए मैंने कंपनी को दिए, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, ठीक है। कई बार कंपनी अपने शेयर्स प्रीमियम में देती है, अब सपोज करो कोई कंपनी है जो ऐसी ही है, फॉर एग्जाम्पल, नॉट ऐसी ही है बट हाँ, हाँ मतलब ऐसी ही है, सपोज करो वो वोडूडू है, आई एम नॉट, टाटा डोकोमो एंड आइडिया ने मिलकर जो नई कंपनी बनाई है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम नाइसली, अगर सपोज करो वो अपना शेयर VI, निकालती है 100, VI। वी आई, या तो दैट वी आई कंपनी है। सो अगर सपोज कर, मुझे ऐसा लगता है, इट्स अगेन माय पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, अगर वी आई कंपनी है, उससे अपने शेयर्स निकाले, उसकी लाइक उसे पता है कि वो अच्छा काम नहीं कर रही है, तो कहती है कि एक काम करो, 100 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, तुम ना इसको 80 रुपए में खरीद लो, तो दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, कि जितनी फेस वैल्यू है उसकी उससे कम पे दे रहे, तो ठीक है। तो कई बार कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे भी शेयर इशू करती है कि लोग खरीद ले, सेम गोज विद डिवेंचर, डिवेंचर्स भी प्रीमियम में होते हैं, डिस्काउंट में होते हैं, ठीक है। फिर ऐसा भी होता है कि कंपनी अपने शेयर बाय बैक कर लेती है, और मैनी कंपनीज डू दिस थिंग,
कि कंपनीज बाय बैक कर लेती हैं कि हाँ हमें हमारे शेयर वापस, मतलब ये जनरली तब होता है कि जब मार्केट में लोग बहुत मीन्स लाइक कुछ अच्छा इंप्रेशन नहीं है कंपनी का, लोग सेल करना चाह रहे हैं शेयर्स को कंपनी के, तो कंपनी कहती है कि एक काम करो तुम वहां नहीं जाओ सेल करने, क्योंकि जब तुम सेल करने जा रहे हो यानी कि तुम सप्लाई बढ़ा रहे हो, सप्लाई बढ़ती है किसी चीज की तो उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाती है। तो ये मत करो, एक काम करो तुम हमें वापस पे कर दो वो शेयर, हम वापस खरीदने को तैयार है, तो एटलीस्ट हमारी कंपनी की वैल्यू उतनी तो नहीं गिरेगी जितनी गिर रही है। ठीक है, दिस इज समथिंग कॉल्ड बाय बैक ऑफ शेयर। और फिर होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि कंपनी डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को। कई बार वो डिविडेंड नहीं पे करती है, कभी वो रिजर्व एंड सरप्लस में रख लेती है। ठीक है, कभी कभार वो डिविडेंड ना देने की जगह शेयर्स इशू कर देती है, कि मीन्स लाइक सपोज करो एक शेयर का प्राइस है 20 रुपीस, हमें अपने शेयर्स एक्सटेंड करने हैं, तुम्हारा डिविडेंड बन रहा था 200 रुपए का, ठीक है, तो हमने तुम्हें 10 शेयर्स दे दिए। तो समटाइम कंपनीज डू दीज थिंग्स आल्सो, तो ये सब आता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ओके, तो दीज आर द टाइप ऑफ द एंट्रीज कंपनी डू, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये सब आता है कंपनी एंट्रीज में। थ्योरी में यही सब है। ठीक है, यहाँ पे हमारी थ्योरी मॉड्यूल 1 एंड 2 की खत्म होती है। ओके, उसके बाद हमारे पास फॉर्मेट है, एक बार हम फॉर्मेट देख लेते हैं सबके। इनमें फोटोज ब्लर हैं तो एक मिनट हम अलग से देख लेते हैं, नहीं मैंने और निकाल लेते। एक मिनट। हम एक बार शेयर्स वो देख लेते हैं, बैलेंस शीट्स वगैरह की। तो ये बैलेंस शीट है, ये इस टाइप की बैलेंस शीट बनाते हैं सोल प्रोप्राइटर्स और पार्टनरशिप वाले। कंपनीज ये बैलेंस शीट नहीं बनाती है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट कहलाती है। इसमें एक साइड लायबिलिटीज होती है और दूसरी साइड एसेट्स होते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि देखो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल है, कैपिटल का अमाउंट आता है, फिर उसमें हम प्रॉफिट ऐड करते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते हैं, उसमें से हम ड्राइंग माइनस करते हैं और इनकम टैक्स जो पर्सनली कैपिटल पे दी हुई है वो माइनस करते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करते हैं, या फिर हमें अगर कोई नेट लॉस हुआ रहता है तो हम वो माइनस करते हैं। उसके बाद जो हमें अमाउंट मिलता है वो हम लिखते हैं डायरेक्ट बाहर। ओके, ये बाहर ये वाला एरिया, आई डोंट थिंक सो आई कैन यूज द पेन, हाँ, तो हम उसे बाहर लिखते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस जितना भी होता है वो सारा लायबिलिटी साइड पे आता है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस हम कैसे बनाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस ऐसे बनता है कि हमें पैसे देने थे अपने शेयर होल्डर्स को या फिर ओनर को, पर हमने उन्हें पैसे नहीं दिए, हमने उसको आगे के लिए रख ली। ठीक है, तो जब आपने आगे के लिए रख ली तो आपकी लाइबिलिटी बनती थी कि आप उनको पे करो, पर आपने अभी पे नहीं किया, इसलिए वो लाइबिलिटी साइड पे रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से आ जाते हैं। मॉर्टेज इज लाइक, मॉर्टेज क्या होता है, वाओ आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड फॉर मॉर्टेज, वेट अ मिनट। व्हाट्स द हिंदी वर्ड फॉर मॉर्टेज, इफ एनीवन नोस, लाइक मुझे आ नहीं रहा है। when you give something, yes, हाँ, गिरवी रखना। ओके, जब आप कोई चीज गिरवी रखते हो तो मीन लाइक दैट इज नॉट योर एसेट राइट नाउ, बट आपकी लाइबिलिटी बनी हुई है। अगर सपोज करो मैंने लैंड गिरवी रख के कैश लिया, तो वो लैंड मेरा नहीं है अभी, वो मुझे लाइबिलिटी में मिला हुआ है, सॉरी नहीं गलत एग्जांपल दे दिया, हाँ ठीक है। मैंने किसी को कैश दिया, उसने गिरवी रख दिया है लैंड अपना मेरे प्रति, तो वो मेरी लाइबिलिटी है, मुझे वो कभी भी उसे देना पड़ सकता है, दैट इज समथिंग मॉर्टेजेस। लोन, नगद, क्रेडिट, वी ऑल नो दैट। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी में इसलिए आता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि सपोज करो हमारा एम्प्लॉय है, उसका पीएफ है 500 रुपए का, ठीक है, यानी कि 500 रुपए हम एम्प्लॉय की सैलरी से काट के डालेंगे पीएफ में, और 500 रुपए हम डालेंगे उसके पीएफ में। तो दिस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और ये क्या होता है, ये एक्यूमुलेट होता जाएगा जब तक एम्प्लॉय काम करता रहेगा, और आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हम वो पैसे एक साथ इकट्ठा एम्प्लॉय को दे देंगे। ठीक है, दैट एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड इज समथिंग, हमारी लाइबिलिटी है जो हमें आगे जाके एम्प्लॉय को देनी है, इसलिए ये भी लाइबिलिटी साइड पे आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज लाइक कि बैंक से कर्जा, सपोज करो मेरे बैंक अकाउंट में नॉर्मली 80,000 रुपए तक रहते हैं, ठीक है, बट क्या हुआ कि एक बार मुझे पेमेंट करनी थी, तो मेरे अकाउंट में 10,000 कम पड़ रहे थे, तो बैंक इज लाइक कह रहे आप हमारे अपने हो, आप हमारा बैंक अकाउंट यूज करते हो, हमने आपके ट्रांजेक्शन देखे, आप पैसे डाल देते हो, ठीक है, तो एक काम करते हैं, 10,000 रुपए अभी आपको कम पड़ रहे हैं, वो मैं अपने साइड से पे कर देती हूँ या कर देता हूँ,
जब आप पैसे डालोगे बैंक में, सपोज कर आप अगली बार 80,000 डालते हो, तो मैं वो 10,000 काट लूंगा, क्योंकि वो मैंने आपके पहले पे कर दिए थे। तो दैट 10,000 जो बैंक ने अभी पे करे हुए हैं मेरे तरफ से, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। बिल्स पेबल इज क्रेडिटर्स and sundry or trade creditors are creditors. Bills payables is not creditors, but bill payables are like BOP. हमने एक इंसान था, हमारा एक क्रेडिटर था, सपोज करो रमन नाम से हमारा एक क्रेडिटर था, हमें उसे पैसे देने थे। ठीक है, हमारे पास अभी पैसे थे नहीं, पर अभी मतलब लाइक आज 15 जुलाई है, हमें आज उसे पैसे देने थे। ठीक है, हमारे पास अभी पैसे नहीं थे। हमने रमन से कहा कि रमन भैया एक काम करो, आप ना बिल्स ऑफ पेमेंट ले जाओ, बिल्स ऑफ पेमेंट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बिल्स पेबल एज वेल। ठीक है, बिल्स पेबल आप ले जाओ। ठीक है, आप इसको बैंक में जमा कर देना, एंड बैंक आपको पैसे दे देगा। ठीक है, और उसमें हमने क्या किया, हमने उसमें डेट डाल दी, बैंक आपको पैसे दे देगा, और हमने उसमें डेट डाल दी, दे देगा। एंड हमने उसमें डेट क्या डाली, हमने डाल दी कि 1 अगस्त को बैंक हमारे अकाउंट से काट ले। ठीक है, क्योंकि इससे क्या हुआ कि एक तो हमारा काम हो गया कि हमें रमन को पे करना था, रमन को पैसे मिल गए। ठीक है, और हमारे अकाउंट से अभी पैसे नहीं थे, तो वो हमारे 1 अगस्त को कट जाएंगे, और रमन को अभी इमीडिएटली चाहिए थे 15 जुलाई को, तो उसको वो मिल गए। तो वो होता है बिल्स ऑफ पेमेंट। ठीक है, बिल्स पेबल। ओके, तो अब इसमें क्या है कि अगर सपोज करो 1 अगस्त को भी हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, 1 अगस्त को भी हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है, हम अट्टा गरीब हैं। ठीक है, तो क्या होगा, उस वजह से क्या होगा, हमारा बिल्स ऑफ पेबल जो हमने रमन को दिया था, वो हो जाएगा डिक्लाइन, वो डिक्लाइन हो जाएगा, तो रमन हमारा फिर से क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी आ जाती है। बिल्स ऑफ पेबल इसलिए हमारी एक लाइबिलिटी भी होती है कि हमने किसी को बिल्स ऑफ पेबल दिया हुआ है, अगर बाई चांस हम उसे पे नहीं कर पाए, तो वो हमारी वहां पे एक लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी। इसलिए बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी में आता है, और वो थोड़ा सा रेफरेंस होता है ट्रेड और सन्ड्री क्रेडिटर से। ठीक है, अब ऐसे साइड पे क्या होता है, ऐसे साइड पे सबसे पहले आती है गुडविल। गुडविल की भी एक बात होती है कि गुडविल जो परचेज गुडविल होती है ना, वही आती है बैलेंस शीट में, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं आती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है कि सपोज करो मेरा बिजनेस है, मैं 4-5 साल से अपना बिजनेस चला रही हूँ, और मुझे पता है कि हाँ मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, उसका बहुत नाम है, तो मैं अपने अजम्पशन से और अपने उससे गुडविल निकालने की बहुत सारी मेथड होती है, तो उन मेथड से निकाल के अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं लिख सकती हूँ। जब तक मैं कोई और बिजनेस एक्वायर करके, कोई किसी और बिजनेस को खरीद के उसके लिए एक्स्ट्रा मनी नहीं पे करती हूँ, तब तक वो परचेज गुडविल मैं परचेज गुडविल लिख सकती हूँ, मैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये जो गुडविल हमेशा बैलेंस शीट में होती है, वो बाकायदा परचेज गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं लिख सकते, क्योंकि आप खुद अब कभी नहीं अंदाजा लगा सकते कि आपका बिजनेस कितना फ्लरिश कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम एनी अदर फैक्टर्स विच आर फिजिकल। ओके, फिर पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स होते हैं, वो एसेट्स में लिखे जाते हैं। बिजनेस प्रीमाइसेस होती है, यानी कि लैंड बिल्डिंग, वो लिखा जाता है एसेट्स में। लीज होल्ड लैंड होते हैं, वो लिखे जाते हैं एसेट्स में। लैंड एंड बिल्डिंग फिर से आ गया, वो भी लिखे जाते हैं एसेट्स में। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं वो आता है। लूज टूल्स आता है। क्लोजिंग स्टॉक्स आते हैं एसेट में। क्लोजिंग स्टॉक इज लाइक आपकी जो भी इन्वेंट्री है जो बच गई है, जो आप अगले साल लेके जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक, तो वो आता है एसेट्स में। लोन, सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवर, जैसे बिल पेबल होते हैं वैसे ही बिल रिसीवेबल होते हैं, वो आते हैं। और कैश एट बैंक एंड कैश एट बैंक, तो ये सब आता है एसेट साइड पे। तो दिस इज बैलेंस शीट इन हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। आर वी क्लियर? एक बार सब लोग देख लो, अगर कहीं से लगे कि ये अमाउंट, ये चीज यहाँ एसेट में क्यों आई है, लाइबिलिटी में क्यों नहीं है, या फिर ये लाइबिलिटी में क्यों आया, एसेट में नहीं आया, तो यू कैन आस्क। गाइस, Can you Yes, we explain got that? emojis. अच्छा, Sorry, ओके। go. हर्ष, कैन यू जस्ट टेल मी व्हेन दे रिएक्ट विद इमोजीज? I सॉरी, actually have हर्ष। a doubt. I'll say it.
Oh, sorry. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Go on with the doubt. Yeah, what I don't understand this sundry debtors and creditors. Sundry or Okay. sundry. हाँ सन्ड्री सन्ड्री इज लाइक आप जैसे सपोज करो मेरे 3-4 क्रेडिटर्स हैं राम श्याम मोहन ठीक है तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट एग्जैक्टली द नेम कि हाँ राम हियर श्याम हियर सन्ड्री डेटर्स इज लाइक ग्रुप ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स टुगेदर ओके एंड सिमिलरली गोज विद द डेटर्स सन्ड्री डेटर्स मींस लाइक एक एक का नाम लिखने से अच्छा है सबको एक साथ कोलैब करके राइट देयर नेम दैट इज सन्ड्री इज लाइक टोटल डेटर्स Okay, got it. yeah okay so this was our horizontal balance sheet. नाउ वी आर सीइंग द कंपनीज बैलेंस शीट कंपनी कहती है मैं अलग हूँ मैं तुम तुच्छ इंसानों में नहीं हूँ मैं ये सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप नहीं करता हूँ मेरी बैलेंस शीट तुमसे अलग होगी तुम खेल लो हॉरिजॉन्टल मेरे लिए सब कुछ एक समान है वर्टिकल है ठीक है तो दिस इज वर्टिकल बैलेंस शीट अब क्या होता है वर्टिकल बैलेंस शीट में यहाँ पे जैसे हम देखा हॉरिजॉन्टल में एक साइड एसेट होता है एक साइड लाइबिलिटी होता है वर्टिकल कहती है नहीं पहले हमारी लाइबिलिटीज होगी फिर हमारे एसेट्स होगी तो दिस इज समथिंग which is vertical balance sheet according to Companies Act 2013 ठीक है तो इसमें सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ऑब्वियसली कंपनी है कंपनी के पास शेयर होल्डर फंड होता है तो इसमें सबसे पहले आता है शेयर्स और उसके बाद आता है रिटेन अर्निंग इज लाइक रिजर्व एंड सरप्लस आर कॉल्ड रिटेन अर्निंग एज वेल ठीक है उसके बाद आता है जैसे हमारी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में होता था कैपिटल तो कैपिटल में यहाँ पे है शेयर होल्डर फंड और रिटेन अर्निंग ठीक है उसके बाद आती है करेंट लाइबिलिटी में वही अकाउंट पेबल में इस बार क्रेडिटर्स भी आ जाते हैं देखिए अकाउंट पेबल इंक्लूड बोथ बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स शॉर्ट टर्म लोन्स जो हमने लिए रहते हैं एक्रूड लाइबिलिटीज आर लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ओके देन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाते हैं और डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है ओके डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है डिफर्ड टैक्स इज लाइक there is always a difference in accounting as per accounting terms and accounting as per legal terms जैसे डेप्रिसिएशन निकालने के ना दो मेथड होते हैं एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ये अभी हम आगे मॉड्यूल 4th या 5th में हम पढ़ेंगे ठीक है तो क्या होता है कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड है वो बहुत इजी मेथड है और मोस्टली लोग वही मेथड यूज करते हैं टू कंडक्ट दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ठीक है परंतु जो टैक्स वाले हैं गवर्नमेंट है वो उसे मानने ही नहीं समझती है गवर्नमेंट कहती है कि नहीं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से ही आपको निकालना है ठीक है तो इस वजह से क्या होता है कि जब डेप्रिसिएशन कई बार ज्यादा या कम होता है तो आपका प्रॉफिट ऊपर नीचे आता है आपका प्रॉफिट ऊपर नीचे आता है तो आपकी इनकम जनरेशन ऊपर नीचे होती है तो इसमें डिफरेंस आ जाता है इनकम अकॉर्डिंग टू आर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड इनकम अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लीगल ट्रीटमेंट्स ठीक है तो ये जो डिफरेंस आता है वो आता है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी में अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू अस हमने जो ट्रीटमेंट्स किए उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट है 50,000 रुपये ठीक है रुपीज ठीक है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यानी कि लीगली इट इज अराउंड 40,000 रुपीज ठीक है एक सिनेरियो है कि 40,000 है और एक सिनेरियो है कि 60,000 रुपीज है ठीक है अगर वो 50,000 है तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे हमने 10,000 और सपोज करो टैक्स रेट इज 10% ठीक है तो यहाँ पे हमने 10% के हिसाब से क्या किया हमने 1,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिए हैं और हमने यहाँ 1,000 रुपए लेस पे किए करेक्ट ठीक है तो हमने एक्स्ट्रा पे कर दिए अब हमने एक्स्ट्रा पे कर दिए तो हमें यहाँ से ये वापस मिलने चाहिए पर हमें ये वापस नहीं मिलते गवर्नमेंट कहती है एक बार तुमने पैसा दे दिया तो दे दिया मैं नहीं वापस कर रहा तुम्हें ठीक है वो कहता है अगली बार ना सेटल कर देंगे इसको ठीक है तो अब ये सेटल हो जाएगा यानी कि हमें अगली बार 10,000 कम देने पड़ेंगे तो ये हमारा एसेट हो गया एंड दिस इज कॉल्ड एसेट हो गया दिस इज कॉल्ड डिफर्ड टैक्स एसेट ठीक है अब यहाँ पे क्या हुआ 1,000 रुपए लेस हो गए ठीक है तो ये हमें देने चाहिए पर हम भी कहते हैं जब तुम हमें वापस नहीं कर रहे हो तो हम तुम्हें दे क्यों दे गुड थिंग ठीक है तो हमें अगली बार 10,000 ज्यादा देने हैं इसलिए ये हो गया हमारा
डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बरोबर समझ में आया क्या हुआ ये डिफर्ड टैक्स एसेट और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी? समझ में आ गया। ओके बरोबर। चलो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है कि ये भाई हम अगले साल लेके जा रहे हैं इसलिए लॉन्ग टर्म में आता है। फिर आते हैं एसेट्स। तो एसेट्स में आता है पहले करंट एसेट, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश तो होता ही है अपना, कैश इक्विवेलेंट में आ जाता है तुम्हारा बैंक अकाउंट और एक दो चीज और होती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से क्या क्या आता है? गैस मैंने मेरे 12th में पढ़ी थी तो थोड़ा सा मुझे याद नहीं रहता है, तो मुझे एक बार देख लेने दो। हाँ हाँ, फिजिकल करेंसी होती है जो अपनी, हाँ ट्रेजरी बिल्स आते हैं, मनी मार्केट फंड्स होते हैं। मनी मार्केट फंड्स आर समथिंग विच वी पीपल, मनी ऑन कॉल होता है, बैंक मनी होता है। तो कुछ होते हैं जो आपको साल भर, नॉट साल भर भी, बहुत शॉर्ट टर्म, हाँ मैक्सिमम टाइम होता है उनका साल भर, बट वो एक साल भर के अंदर रिडीम हो जाते हैं। तो डेट ऑल्सो कम अंडर कैश इक्विवेलेंट। ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट इशू करती है, ये 3 महीने के अंदर वो वापस खरीद लेती है, वो होता है। बिल्स ऑफ पेबल्स इसी में, बिल्स ऑफ रिसीवेबल इसी में आ जाते हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आते हैं। जनरली हम ऐसे याद रख सकते हैं कि कैश एंड बैंक अंडर, और ट्रेड रिसीवेबल्स आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। ठीक है, फिर होते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल में डेटर्स आ जाते हैं हमारे। इन्वेंट्री होती है, क्लोजिंग स्टॉक यानी कि। फिर होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे हमारे यहाँ ऊपर था एक्रूड लाइबिलिटीज यानी कि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, वैसे यहाँ पे हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस है। एक्रूड इनकम एंड अनएक्रूड इनकम भी हम लिख सकते हैं। जैसे एक्रूड इनकम हमारी आ जाएगी एसेट्स में, अनएक्रूड इनकम आ जाएगी हमारी लाइबिलिटीज में। फिर आते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है। फिर होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये होता है कि सब कुछ का डेप्रिसिएशन हम अलग से निकालते हैं। तो सब चीजों का फॉर लाइक बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट हम अलग से डेप्रिसिएशन निकालते हैं, एंड वो हम माइनस कर देते हैं, जिससे हमारे नेट फिक्स्ड एसेट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द वर्टिकल बैलेंस शीट। एक बार इसको देख लो, कहीं अगर डाउट हो तो बताओ। एंड टोटल हमेशा मैच करना चाहिए। देखो यहाँ ऊपर टोटल है 2,25,000, नीचे भी टोटल है 2,25,000, तो इट शुड मैच। आगे बढ़े। गो अहेड। ओके, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी फिर से कंपनी कहती है कि तुम ना यार कोई काम के नहीं हो, मैं अपना अलग फॉलो करूंगा। तो इज लाइक ठीक है, आप अपना अलग फॉलो करना, इसलिए हम पहले देखेंगे नॉर्मल वाला। कहाँ है? हाँ, पहले हम देखेंगे नॉर्मल सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। तो मैं बताती हूँ कि ट्रेडिंग कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे। तो ओपनिंग नॉर्मली जो ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे एक टोटल हुआ है 1,22,400 वाला। इसके ऊपर जितना भी है ये सारा ट्रेडिंग अकाउंट है, और इसके नीचे जितना भी है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये दोनों मर्ज होके ही बनते हैं। ठीक है, इसलिए इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि ये मर्ज होके बनते हैं इसलिए। ओके, सो स्टार्ट होता है ये ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक में हम प्लस करते हैं परचेजेस एंड माइनस करते हैं रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड में लाइक हमारे पास सामान आया था बट उसमें डिफेक्ट वगैरह था तो हमने वो वापस कर दिया, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, एंड कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड यानी कि जो सामान आया उसको लाने के लिए इन सिंपल टर्म्स इट्स कॉल्ड भाड़ा। भाड़ा इज लाइक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। तो 1,400 रुपए कैरेज इनवर्ड है। एंड हमारे क्रेडिट साइड पे सेल्स आती है। सेल्स में से माइनस करते हैं रिटर्न इनवर्स। रिटर्न इनवर्स इज लाइक कि कुछ सामान डिफेक्टिव था तो लोगों ने सेल्स के बाद उसे वापस कर दिया, तो हम उसे माइनस करते हैं सेल्स में से। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि रिटर्न आउटवर्ड्स को क्रेडिट साइड रख दिया और रिटर्न इनवर्ड्स को डेबिट साइड लिखते हैं, बट माइनस करना इज इजियर तो हम वो लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है, इन दोनों का टोटल लिखा जाता है, एंड जहां पे कम होता है वहां पे हम उसे लिख देते हैं। अगर डेबिट साइड पे कम होता है तो हम उसे प्रॉफिट लिखते हैं, अगर क्रेडिट साइड पे कम होता है तो हम उसे लॉस लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिख रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट, हम इसको उठा के लाते हैं नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे, टू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और फिर हम क्रेडिट साइड पे वही लिखते हैं सारी हम इनकम्स जो हमने रिसीव की है, क्योंकि पीएनएल अकाउंट इज आल्सो काइंड ऑफ नॉमिनल अकाउंट। इस साल का पीएनएल अकाउंट अगले साल के पीएनएल अकाउंट की कोई काम नहीं आता है, तो इसी साल बंद हो जाता है।
इसलिए वापस वही हो जाता है कि क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन्स, तो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, ये हमारी इनकम है, तो ये हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमें जनरल एक्सपेंस हुए, बैड डेब्ट्स का लॉस हुआ, इंटरेस्ट पे किया हमने बैंक ओवरड्राफ्ट पे जो हमारा एक एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस जो एक्सपेंस है, स्कूटर एंड टैक्सेस जो एक्सपेंसेस है, एंड टू सैलरीज पे की हमने जो कि एक्सपेंसेस है, इन सबको प्लस करके हमारे पास आता है 43,800। जहां पे भी हमें लगता है कि कम है, जो कि हमारे डेबिट साइड पे कम है, तो हम वहां पे उसको सेट ऑफ करने के लिए नेट प्रॉफिट लिख देते हैं 27,200 रुपए का। अगर यहाँ पे क्रेडिट साइड पे कम होता है तो उस साइड लिखते हैं और वो हमारा लॉस होता। ओके, सो दिस इज व्हाट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज। एक और चीज होती है, जैसे सपोज करो वेजेस होता है, तो वेजेस क्या होती है, वेजेस इज लाइक डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में, यानी कि वो ऊपर आते हैं, टू कैरेज इनवर्ट के नीचे आता है डायरेक्ट वेजेस। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, यानी कि नीचे आते टू जनरल एक्सपेंसेस के पास, और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ऊपर आते ग्रॉस प्रॉफिट के पहले। ओके, क्लियर? Yeah, it is clear. ओके, नाउ कंपनीज का इनकम स्टेटमेंट। तो कंपनीज कहती है अगेन कि नहीं, मुझे हॉरिजॉन्टल नहीं जाना है, मैं वर्टिकल जाऊंगा, तो वर्टिकल फिर से जाती है। तो सिमिलरली है, सेल्स लिखी, सेल्स में से कैरेज आउटवर्ड माइनस करना है, यानी कि सॉरी, रिटर्न रिटर्न इनवर्ड माइनस करना है, यानी कि सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न माइनस की हमने, हमारे पास एक अमाउंट आया। फिर हमने ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस की, उसमें परचेजेस माइनस की हमने रिटर्न आउटवर्ड्स, यानी कि परचेज रिटर्न्स। फिर हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस की। ओके, देन हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। एक मिनट, हाँ, 10,200। हाँ, देखो क्या हुआ। अब यहाँ से देखो, एक बार मैं अगर इसको खोल दूँ अलग से, एक अब, ये हमारा ये था, सिमिलर नहीं चलता है, जैसे देखो सेल्स यहाँ पे था, ठीक है, क्रेडिट साइड पे सेल्स हमने यहाँ ऊपर लिखा, उसमें सेल्स रिटर्न माइनस किया, सेम थिंग। ओपनिंग के नीचे परचेजेस था, परचेज में माइनस हुआ, ठीक है, दैट इज सेम थिंग 14,200। देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक था क्रेडिट साइड पे, अल्टीमेटली देखा जाए तो माइनस ही तो होता है, जहां का ज्यादा होता है वहां से माइनस ही होता है। तो क्रेडिट साइड का अमाउंट डेबिट साइड से माइनस होता है, तो हमने यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दी। ठीक है, उसके बाद सेल्स भी हमारी क्रेडिट साइड में थी, तो डेबिट साइड कैसे माइनस होगी, तो हमने सेल्स का भी अमाउंट माइनस कर दिया। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखें तो 12,000 माइनस 800, 4,200 आया। उसमें हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री हटाई 4,000 की, हमारे पास आया 10,200। 19,500 जो कि हमारे सेल्स का अमाउंट था, उसको हमने 10,200 से माइनस कर दिया, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया 9,300 का। ओके, फिर हमारे पास अदर इनकम, लाइक यहाँ पे था डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, तो हमारे पास अदर इनकम से था डिस्काउंट रिसीव 500 रुपए, तो हमने वो प्लस कर दिया, तो हमारे हो गए 9,800 रुपए। ठीक है, फिर एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं, तो यहाँ जितने भी एक्सपेंसेस थे, वेजेस, लाइटनिंग, रेंट, जनरल एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड, ये सब हमने माइनस कर दिए, तो हमें नेट प्रॉफिट मिला 2,300 का। सेम रहता है, जस्ट कि एक वर्टिकल फॉर्म में चलता है, जिस वजह से हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होती है सीओजीएस से, दिस ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी सीओजीएस। ठीक है, तो सेल्स माइनस सीओजीएस से हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाती है, उसमें फिर हम अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस, हाँ, सेल्स माइनस सीओजीएस से, सीओजीएस, हाँ ओके, सीओजीएस एंड सीओएस इज सेम थिंग। सेल्स माइनस सीओजीएस से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है, जिसमें हम अदर इनकम प्लस करते हैं और एक्सपेंसेस माइनस करते हैं इन वर्टिकल फॉर्मेट। ओके, Yeah, okay. ठीक है, नाउ कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है कि पैसा कहाँ से आया कहाँ से गए। ठीक है, तो कैश फ्लो क्या बोलता है, कैश फ्लो में तुम्हारे पास प्रॉफिट निकल के आया था, ठीक है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। ठीक है, तो तुम्हारे पास प्रॉफिट आया 11,600 का। अब उसमें हम एडजस्टमेंट बनाते हैं, एडजस्टमेंट पहले करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। हाँ, कैश फ्लो में तीन एक्टिविटीज होती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
ओके तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि तुम्हारे जिस चीज का बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आई एम इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो कितना कैश आया है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है। फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यानी कि कितना पैसा आया है एसेट्स खरीद कर, सॉरी एसेट्स बेचकर, या फिर कितना पैसा गया है एसेट्स खरीदने में, ओके दैट कम्स अंडर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है कि हाउ मच मनी डिड यू गेन फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, या फिर हाउ मच मनी यू हैव गिवन फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर डिविडेंड या इंटरेस्ट में, ओके दैट ऑल कम्स इन द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो इसका फॉर्मेट ये होता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले हमारा जो साल भर का प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो हम लिखेंगे। एक मिनट रुकना guys। ओके ठीक है। और फिर एडजस्टमेंट में हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। कैश फ्लो को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका पैसा वहां पे गया, डेप्रिसिएशन में अगर देखा जाए तो एक्चुअली कोई पैसा जाता नहीं है, हम किसी को पे नहीं कर रहे हैं फॉर द डेप्रिसिएशन थिंग, वी आर जस्ट एज गोइंग फॉर द फैक्ट कि हम किसी चीज का यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, इसलिए हम उसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं, बट कोई कैश जा नहीं रहा है। तो जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है हम उसमें डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं, क्योंकि जब हम प्रॉफिट निकाल रहे थे तब हमने डेप्रिसिएशन को माइनस किया था एज एन एक्सपेंस, तो हम वो प्लस कर देते हैं। इनकम टैक्सेस भी हम प्लस कर देते हैं क्योंकि ये हम बाद में जाके माइनस करते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कैश फ्लो बिफोर चेंज इन नेटवर्किंग कैपिटल चाहिए रहती है, तो अभी हम इसको इनकम टैक्स को प्लस कर देते हैं। ओके फिर आता है चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ लॉन्ग टर्म, यानी कि हमारी जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है इन्वेंट्री में, लॉन्ग टर्म अकाउंट्स रिसीवेबल्स, या फिर जो भी हमारे शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट फ्री लाइबिलिटीज होती है, अकाउंट पेबल्स, इन सब का जो भी होता है इंक्रीज या डिक्रीज हम उस पर करते हैं, उसका अमाउंट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर हमारे पास 4,000 के डेटर थे, इस साल हमारे पास 6,000 के, सॉरी 3,000 के डेटर है, ठीक है। अभी जो 4,000 से 3,000 हुआ है इसमें देखा जाए तो 1,000 रुपए के डेटर कम हुए, 1,000 के डेटर कम हुए यानी कि हमने 1,000 रुपए कैश दिया है, इस वजह से हमारा कैश कम हुआ है, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस करते हैं इंक्रीज इन एसेट्स, प्लस करते हैं इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, सॉरी माइनस करते हैं इंक्रीज इन एसेट्स, माइनस करते हैं इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, प्लस करते हैं डिक्रीज इन एसेट, प्लस करते हैं डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, दिस इज समथिंग गोस, ओके। जैसे सपोज करो लाइबिलिटी थी हमारे पास 5,000 के क्रेडिटर थे लास्ट ईयर, इस साल हमारे क्रेडिटर्स हो गए हैं 7,000 के, ओके तो वी गॉट क्रेडिटर्स ऑफ 7,000, तो 2,000 के हमारे पास क्रेडिटर्स एक्स्ट्रा हो गए, यानी कि 2,000 रुपए हमें पे करने थे पर हमने वो पे किए नहीं है, जिस वजह से हमारा कैश 2,000 से इंक्रीज हो जाएगा, तो दैट इज समथिंग दैट कम्स अंडर चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो जब ये सब हम प्लस माइनस कर लेते हैं हमारे पास आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस, जो हमारे यहाँ पे 23,000 आया हुआ है, इसमें हम फिर इनकम टैक्स प्लस करते हैं 2,900 का, एंड देन वी गेट द नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, 20,100 की हमारे पास नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आता है, ओके फिर हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालने के लिए, तो हमारी जो भी सेल्स हुई है लॉन्ग टर्म एसेट से, उससे जो पैसा आया हम वो लिखते हैं, ठीक है। फिर हमने कोई लॉन्ग टर्म एसेट खरीदा होगा, हम उसके परचेज को यहाँ पे माइनस करते हैं, और फिर हमारे कोई अगर हमने इंटेंजिबल एसेट बेचा है या खरीदा है हम उसको भी यहाँ पे लिखते हैं, एंड अगर हमारे किसी एसेट पे हमें कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हमारा लैंड था हमने उसे रेंट पे दिया था, उस पे कोई रेंट रिसीव हुआ है तो वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे, और फिर जो अमाउंट हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर ये अमाउंट नेगेटिव होता है तो हम उसे कहते हैं नेट कैश टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कि कितना पैसा हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिया इरिस्पेक्टिव अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कितना हमें उससे मिला, ओके। देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना पैसा आया फ्रॉम द इशू ऑफ द शेयर्स, ओके इशू ऑफ द डिबेंचर्स, फिर अगर हमने कुछ रिडेम्पशन कराया है डिबेंचर्स का या प्रेफरेंस शेयर का तो हम वो लिखेंगे, फिर हमने जो इंटरेस्ट पे किया है हम वो लिखेंगे, हमने डिविडेंड्स पे किया है तो हम वो लिखेंगे, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड एंड रिडेम्पशन, ये सब माइनस होता है, एंड इशू ऑफ शेयर से पैसे आते हैं तो वो प्लस होता है, इसके बाद जो हमें अमाउंट मिलता है that is called net cash from financing activity, okay।
एंड फिर हम इन तीनों को प्लस करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड व्हाट वी से या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अमाउंट को प्लस करते हैं और हमें मिलता है नेट इंक्रीज और डिक्रीज, मींस लाइक चेंज इन दी कैश इंक्रीज एंड डिक्रीज। और फिर जो हमें वो अमाउंट मिलता है उसमें से हम कैश इक्विवेलेंट माइनस करते हैं, जो हमें अमाउंट मिलता है उसको हम क्रॉस चेक करते हैं। तो उसको क्रॉस चेक करने का एक तरीका होता है कि लास्ट ईयर जितना कैश इक्विवेलेंट था और आज इस साल कितना कैश इक्विवेलेंट है, दोनों को माइनस करके देख लो। तो जितना उसमें आंसर आएगा दैट इज द सेम टू द नेट चेंज फ्रॉम दीज ऑल थ्री एक्टिविटीज। मैंने इसके लिए एक क्वेश्चन रखा था, लाइक मैंने तीनों के लिए रखा था, सिंस टाइम बहुत हो चुका है तो हम वो आज सॉल्व नहीं करेंगे, हम ये कल सॉल्व करेंगे। बट let me just show you. Is this was the one? No. Oh, this one is still not. This was the one. नहीं ये नहीं था, 4.3 करके कुछ था। हाँ सी यहाँ पे ये कैश है ना 420 एंड 120, तो यहाँ 420 माइनस 120 करेंगे हम तो हमें मिलेगा 300 रुपए, 300। तो दैट 300 इज दी फॉर द क्रॉस चेकिंग। हमारे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्लस नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन तीनों को प्लस कर कर हमारा आंसर भी 300 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर हमारा था 120 रुपए, इस साल है हमारा 420 रुपए, यानी कि 300 का चेंज हुआ है। तो दैट चेंज which we can see physically in our books should be equal to the plus minus from all the three activities that are happening. Okay, so this was cash flow from cash flow statement. देख लो अगर कहीं पे लगे कि ये क्यों किया है या फिर ये नहीं करना चाहिए था या फिर कुछ ऐसा हो जो इन्वेस्टिंग में आना चाहिए पर ऑपरेटिंग में आ रहा है, इफ यू थिंक लाइक दैट यू कैन आस्क। I think it's fine for now, but can you like once also share the screenshots of every format you showed us, like this one and the PNL one and all that? Yeah, sure. I will be sharing all the links of all the formats which I have shown with the PDF and also the this notes wala. You can revise from it. And tomorrow, before starting module 3 and 4, we will be solving the questions. They are not too lengthy. They are just normal 3 questions I have taken. So we will solving them and you will get the idea कि हाँ कैसे questions solve होते हैं. Okay? Okay, that's fine. Okay. Where's the D? Yeah, here it is. Okay, guys. So thank you so much. That's all for today. And tomorrow we will be solving some questions and then we will start with module 3 and 4. Module 3 is mostly theory, accounting concepts, so that will not take a lot of time. Okay.